हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो फिर हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि यहाँ पे जुआन युवे के फादर ने जियांग को भी इनवाइट किया था उनकी लाश को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये ट्रेजर ही नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड की लाश को एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। ये मेरा इन्वर्टर बोल रहा है, सॉरी फॉर दिस। खैर, जब ये लोग उस लाश के पास पहुंचते हैं तो फिर अंदर जाने के लिए यहाँ पे एक दरवाजा था और उसके ऊपर कई सारी चैंटिंग्स लिखी हुई थी। वहीं पे एक बुढ़ो भी थे जो कि आगे से मना कर रहे थे। ये कहते हुए भाग जाओ यहाँ से, ये बहुत खतरनाक जगह है। और यहीं पे ये वीडियो एंड हो गया था। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे जुआन युवे के फादर को देखते हैं। जुआन युवे के फादर यहाँ पे आते हैं और वो उस बुढ़ऊ से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे यंगर जनरेशन को ट्रेजरी एक्सप्लोर करवाने के लिए लाए हुए हैं, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। वहीं पे वो बुढ़ा जैसे ही यहाँ पे जुआन युवे के फादर को देखता है तो वो तुरंत इस चीज के लिए मान जाता है, क्योंकि वो फैमिली के हेड इतनी टाइम पे। वहीं पे जियान को समझ में आ जाता है कि जितनी सिक्योरिटी यहाँ पे सिर्फ इस लाश को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है, इससे बात ये साबित हो जाती है कि जू लियू का जो डिवाइन ट्रेजर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसलिए जियांग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो ये वाली ट्रेजर यहाँ पे एक्सप्लोर करके खुद को रेडी कर लेगा, जिसके बाद वो यहाँ पे जूली डिवाइन ट्रेजर को खुद एक्सप्लोर करने के लिए जाएगा। जिसके बाद वो ट्रेजर जैसे ही खोली जाती है तो अंदर से लाजवाब ऑरा निकलता है, एकदम पावरफुल, जिससे ये लोग एक सेकंड के लिए घबरा से जाते हैं। इस पे जुआन युवे के फादर इन लोगों से कहते हैं कि घबराओ नहीं, ये जो एनर्जी वेव निकली है ये यहाँ पे 20% अनयूटिलाइज्ड एशियंट गॉड की सोल सी से निकली है, जिसको अभी तक प्यूरिफाइन नहीं किया गया है और उतना ही एरिया यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं किया गया है। इसलिए तुम लोग आराम से यहाँ पे जाओ, मौज काटो। और साथ ही में वो उन लोगों को यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स भी देते हैं। अगर ये लोग किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो इनका इस्तेमाल करके ये तुरंत वहां से भाग आए। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं तो ये पूरी बॉडी अंदर से लाल थी भाई, बॉडी ही है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर इन्हें टट्टो की मुलाकात होगी तो ये क्या करेंगे। गंदे विचार है मेरे, लेकिन तुम खुद सोचो यार, इन्हें कुछ काला काला बड़ा बड़ा सांप सा कुछ दिखाई देता है और बीच में 2 अंडे दिखाई देते हैं। तुम सोचो ये क्या सोचेंगे। खैर, लोगों ने टांग से शुरुआत की थी और ये जो तुम्हें चादर तरह कुछ खींच के वो रोडी तरह नहीं दिखाई दे, जैसे कपड़े टांगे जाते हैं, ये दरअसल मेरिडियंस हैं। जुबानी में उन लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे कई बार आ चुकी है और उसे यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं मिलता है। बस यहाँ पे तुम लोगों को ब्लड बीस्ट से सावधान रहना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मेरिडियंस की एनर्जी से बन जाते हैं। फिर जियान हम लोगों को इन मेरिडियंस का साइज बताता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी होती है। ये कम से कम 10 मीटर लंबी है और एकदम कुछ मीटर चौड़ी है। इससे बात साबित होती है कि एशियन गॉड कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। उसी टाइम पे साउजिया बाहर निकलता है और वो जियांग से पूछता है कि ये एशियन गॉड की बॉडी क्या मेरे खाने के लिए आई हुई है। जियांग उसे कहता है जाओ यार, नोच खाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जिया कीड़े में ट्रांसफॉर्म होता है और उड़ते हुए चला जाता है खाने पीने के लिए। और जियांग उसे कहता है कि बस सावधान रहना, किसी मुसीबत को मोल ना लेना, नहीं तो मेरी फट जाएगी। जुआन युवे ने यहाँ पे जिन ब्लड बीस्ट के बारे में बताया था उनका सामना इन लोगों से हो जाता है। ये बेसिकली एक तरीके से कुत्ते ही थे, बस 6 आंखें थे और लाल खून से बने हुए थे। लेवल 35 है, स्किल है ब्लड मिस्ट, ब्लड एक्सप्लोजन और ब्लड आरो। बस जुआन युवे पीछे मुड़ के उन लोगों से कहती है कि फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ। वहीं पे हम लोग यूनफी को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियान को यहाँ पे साउजिया की चिंता हो रही थी, क्योंकि ये ब्लड बीस्ट भी इतने बुरे नहीं है। वो इनको उठा के खा के फायदा उठा सकता है, लेकिन वो कहीं और पे चला गया है। ऐसे वो इनको यहाँ पे वर्थ इट नहीं समझता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूनफी आगे से सोल पावर स्लैश का इस्तेमाल करता है और कई सारे ब्लड बीस्ट को मार गिराता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे जियांग से कहता है देखा मेरी ताकत। जियांग से अंगूठा दिखाते हुए कहता है बढ़िया है, तुमने तो मुझे पावर के जरिए शर्मिंदा कर दिया। और वो मन के अंदर सोचता है लो आ गया जीनस विद द जीरो ब्रेन, बिना दिमाग के घोड़ा आ गया भैया। जुबान युवे को बताया कि यूनफी एक बिना दिमाग का जीनियस है, इसीलिए वो उसे कहती है कि सुआब बंद करो, एकदम महारानी की तरह कहता है कि जैसा आप कहें। वो भी अपने मन के अंदर सोचती है कि ये भी ब्रेनलेस सिंप ही है। अगर तुम्हें सिंप का मतलब नहीं पता है तो सिंप उन लड़कों को कहते हैं जो लड़कियों के पीछे दौड़ते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि वो नहीं पटेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये इनका नारा होता है और यही इनके चुतियापे का सहारा भी होता है। इसके बाद जुबान पीछे मुड़ के उन लोगों को बताती है कि वो उन लोगों को एशियन गॉड के आर्ट एरिया की तरफ लेके जाएगी, जहाँ पे और भी ज्यादा ब्लड बीस्ट होंगे, जिससे वो लोग और ज्यादा ट्रेनिंग कर पाएंगे। लेकिन वो उन्हें बता देती है कि एशियन गॉड की एनाटॉमी बिल्कुल अलग होती है उन लोगों से। एनाटॉमी का मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, अंदर से भी और बाहर से भी, यानी कि दिमाग गुर्दा कहाँ पे है वो भी। इसीलिए जुआन इन्हें बताती है कि एशियन गॉड के पास 3 दिल हुआ करते थे। ये तो ऑक्टोपस हुआ ना, उसके पास 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। साले को विलेन घोषित कर दो ना फिर। उसी टाइम पे साउजिया यहाँ पे उड़ते हुए जियांग के पास आता है और उसे बताता है कि अंकल आप इसकी बात ना सुनो, ये नशा फूक के सब कुछ बता रही है। दरअसल एशियन गॉड के पास यहाँ पे 4 दिल हुआ करते थे और चारों में से अगर एक भी जिंदा है तो फिर एशियन गॉड कभी भी रिवाइव हो सकता है। जियांग उसे पूछता है तुम्हारा मतलब कि एशियन गॉड अभी भी जिंदा है। इस पे साउजी आगे से बताता है कि हाँ, और उसे यहाँ पे चौथा दिल भी मिल गया है जो कि एकदम तरोताजा और एकदम धड़के मार रहा है। मैं ये वाली बात दांत दे के कहता हूँ कि ये इसके पहले प्यार की यादें हैं, तभी ये दिल धड़क रहा है, नहीं अब तक मर जाता ये। वहीं पे साउजिया ने चौथा दिल भी ढूंढ लिया था और वो उसे खाने की कोशिश करने वाला था, लेकिन जियांग उसे वापस बुला लेता है ये कहते हुए कि तुम बाद में खा लेना, हमें एक साथ वहाँ पे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो फिर यहाँ पे कई सारी चीजें हो सकती है, खतरा हो सकता है यहाँ
यहाँ पे। इसलिए जियांग इन सभी लोगों से कहता है कि ये जगह खतरनाक है, हम लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। अपने टेलीपोर्टेशन झंडों का इस्तेमाल करो और तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन युनफी यहाँ पे अब जियांग को उंगली करने लगता है, ये कहते हुए तुम्हारी फट रही है क्या? इन ब्लड बेस्ट को देख के अभी तो तुम हीरो बन रहे थे। जियांग आगे से कुछ भी नहीं कहता तो युनफी उसे कहता है, बोलो ना, फट गई क्या तुम्हारी? जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि बेचारे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे युनफी के ऊपर एक ही पंच मारता है तो वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है और वो मन के अंदर सोचता है कि मैं इसे इतनी तरीके से मारूंगा कि ये बुरी तरीके से घायल हो जाएगा, जिसके बाद सभी लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचेगी सिवाय इसे ठीक करने के लिए और सभी लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। फिर जुआन वे जियांग से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर जियांग आगे से कहता है कि फाइट करने की खुजली हो रही वो मिटा रहा हूँ। युनफी आगे से दोबारा खड़ा होता है और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारा बहुत हुआ, तुमने शुरुआत की थी, अब खत्म मैं करूंगा। इसके बाद वो आगे से स्पिरिट सेक्रीफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एक स्पिरिट को समन करता है। जियांग उसकी टैलेंट की तारीफ करता है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उसी टाइम पे यहाँ पे साओ जिया वापस आ जाता है और उस टाइम पे युनफी अपनी स्पिरिट सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करते हुए जियांग के ऊपर अटैक करता है। तो जियांग आगे से यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट प्रिजन बॉडी का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वो सामने की तरफ एक ही पंच मारता है और एक पंच के साथ ही में यहाँ पे स्पिरिट सेक्रीफाइस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो हवा में ही गायब हो जाती है। इसको देख के ये सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और आगे से कहते हैं कि बस एक चट्टे में उसने पूरी तरीके से उसके स्पिरिट सेक्रीफाइस को मिटा दिया, कहीं ये मॉन्स्टर तो नहीं है। इसके बाद जियांग पलक झपकते हैं यहाँ पे युनफी के ऊपर एक और पंच मारता है और युनफी एक पंच के अंदर ही ढेर हो जाता है। जुआन युवे तो जियांग के ऊपर चिल्ला रहे थे लेकिन लोग यहाँ पे युनफी के बारे में बात कर रहे थे कि साले ने यहाँ पे न उसने हेवनली स्प्लिटिंग ब्लेड का इस्तेमाल किया और न ही यहाँ पे नाइन विंग मियास्मा का, लेकिन इसके बावजूद उसने युनफी को हरा दिया बस एक पंच के अंदर। फिर जियांग इन लोगों से कहता है कि अब युनफी की यहाँ पे काफी ज्यादा हालात खराब हो गई है, भले ही जिंदगी खतरे में नहीं है लेकिन उसे काफी ज्यादा देर तक आराम करना पड़ सकता है और वो यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा नहीं ले पाएगा। इसलिए हमें समय रहते उसे यहाँ पे हॉस्पिटल भिजवा देना चाहिए, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। इस पर युवान जो यहाँ पे जियांग से कहती है, ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है इसलिए तुम चाहते हो कि हम सभी यहाँ से बाहर चले। जियांग उसे कहता है कि वो मर जाएगा अगर तुम लोग इसी तरीके से यहाँ पे चीजों को खींचते रहे, जल्दी उठाओ उसे, बाहर चलते हैं यहाँ से। इस पे सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग जियांग को हरा नहीं सकते तो फिर उन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फ्लैग का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके टेलीपोर्टेशन फ्लैग काम नहीं करते हैं। इसे जियांग को समझ में आ जाता है कि जब जिया ने यहाँ पे चौथे दिल के बारे में पता लगाया तो फिर उसे पता चल गया होगा और उसने तुरंत यहाँ पे ट्रैप सेट कर दिया। और एशियन गॉड के लिए ये कोई बुरी चीज नहीं थी, क्योंकि जब यहाँ पे 9 रियलम पार कर दिए जाते हैं बेसिकली ट्रांसफर्स, तो फिर गॉड रियलम शुरू हो जाता है जिसपे इतनी समय यहाँ पे एशियन गॉड है। अगर वो लोग यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन या फिर उसे हायर लेवल का एनिमी सामना करेंगे तो फिर उन लोगों के बहुत बुरी तरीके से लगेंगे। लेकिन जियांग खुद को शांत करता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसने बस इस जगह को सील किया है, नहीं तो वो उन्हें डायरेक्ट मार ही देता। उसके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा है सिवाय जगह को सील करने के। इसीलिए इन लोगों के पास अभी भी एक मौका, अगर ये लोगों को कुछ करने से पहले ही एशियन गॉड को मार देते हैं तो फिर ये लोग बच सकते हैं। इसके बाद वो साओ जिया से कहता है कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ, हम लोग उसे डिस्ट्रॉय करके आते हैं। फिर जुआन हुए जियांग से कहती है कि तुम्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे कुछ गलत होने वाला है, इसलिए तुम हमें फोर्स कर रहे थे यहाँ से जाने के लिए। लेकिन जियांग कोई भी जवाब नहीं देता और भागते रहता है। इसलिए जुआन हुए सभी लोगों से कहती है कि जियांग से चपक के रहो, शायद से उसे यहाँ पे कुछ पता चला है। अभी हम लोग जियांग को देखते हैं जब वो चौथे दिल की तरफ आगे बढ़ा तो फिर रास्ते के बीच में कई सारे ब्लड बीस्ट आ जाते हैं। इन पे तादाद ज्यादा थी, इनका लेवल ट्रिपल और ट्रिपल हो गया था। फिर ये सभी सामने का रास्ता ब्लॉक करके बैठे हुए थे। लेकिन जियांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे से 9 को रिलीज करता है, ये कहते हुए ये लो तुम्हारे लिए पार्टी है। साथ ही में वो यहाँ पे बच्चों को भी रिलीज कर देता है। जिसके बाद वो जुबान युवे से कहता है कि तुम लोग यहीं पे ही रुकोगे और इन सभी बीस्ट को रोक के रखोगे। मैं यहाँ पे मेरिडियंस के ऊपर छेद करता हूँ और आगे जाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जुबान युवे आगे से कहती है यह नामुमकिन है, तुम उसकी मेरिडियंस को तोड़ ही नहीं सकते हो। लेकिन जियांग उसे यही कहता है कि यहीं पे रुको और इन बीस्ट को रोक के रखो, अगर मैं वापस आता हूँ तो फिर हमारे जिंदा रहने के चांसेस हैं। इसके बाद वो आगे से गॉड एलिफेंट प्रिजन सप्रेशन बॉडी का इस्तेमाल करता है और मेरिडियन के ऊपर पंच मार के वहाँ पे छेद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरिडियंस दोबारा खुद को हील कर ले रही थी, वो भी दुगनी रफ्तार से। जुबान युवे से यही कहती है कि वो लोग यहाँ पे इसे जबरदस्ती खोल ही नहीं सकते हैं। एशियन क्रॉप्स गॉड की यहाँ पे हीलिंग एबिलिटीज काफी ज्यादा हाई लेवल की थी, लेकिन जियांग आगे से कहता है कि उन्हें ये खोलना ही पड़ेगा। अगर वो लोग मेरिडियन को ब्लास्ट करके दरवाजा नहीं खोल पाते हैं तो फिर इनके जिंदा रहने के काफी ज्यादा कम चांस है। इसके बाद जियांग इसी तरीके से थोड़ा और जोर लगाता है और लगातार पंचेस मार के वहाँ पे आखिरकार एक रास्ता बना देता है और जल्दी अंदर घुस जाता है और उन लोगों से कहता है कि इन्हें रोके रखना, मैं लौट के आता हूँ। इसके बाद जुबानी वह यहाँ पे लीड संभालती है और वो 2 टैंक से कहती है कि तुम लोग ने रोक के रखोगे। वहीं वो 3 लोगों से कहती है कि तुम लोग लेफ्ट राइटली साइड संभालोगे और वहीं पे उन्हें मारोगे। इसके बाद बचे हुए 2 लोग उसके साथ जाते हैं और वो लोग यहाँ पे पूरी तरीके से खुद को कमान संभाल लेते हैं और बीस्ट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हम लोग जुबानी के फादर को देखते हैं और वो बुढ़ा यहाँ पे आके उन्हें बताता है कि उन लोगों ने बच्चों
बच्चों के साथ में कनेक्शन को खो दिया है एनर्जी फ्लक्चुएशन की वजह से। अब उन्हें नहीं पता है कि वो बच्चे कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं। अब एशियन गॉड की लाश पूरी तरीके से एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में बदल गई है जहाँ पे वो लोग अंदर नहीं जा सकते हैं। बड़ो आगे से बताता है, लेकिन अजीब ये चीज है कि एशियन गॉड की लाश अभी तक पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है। ऐसा लगता है वो किसी डायमेंशन स्पेस के अंदर फंसी हुई है। उन लोगों का छोटा मोटा कनेक्शन अभी भी यहाँ पे उसकी टांग के साथ जुड़ा हुआ है। इस पे जुआन युवे के फादर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने सालों साल लगा दिए थे बस उसकी छुटकी टांग के अंदर जाने के लिए, क्योंकि अब उसके अंदर जाने का रास्ता सील हो चुका है। तो ये लोग अब यहाँ पे फोर्सफुली उसे तोड़ के अंदर भी नहीं जा सकते हैं। इसके बाद वो बुढ़ो से कहता है कि यहाँ पे अब ओल्ड मास्टर यानी कि शॉर्ट गॉड लिंक्यू को बुलाने का समय आ चुका है। साथ ही में जियांग के मास्टर बुढ़ो को भी यहाँ पे बुला लो। जिसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो अभी भी यहाँ पे ब्लड बीस्ट के साथ फाइट करते हुए जा रहा था और वो आगे से ह्यूमैनिटी ब्लड की कई सारी फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही में साउजिया भी जियांग की मदद कर रहा था, लेकिन वो यहाँ पे इन बीस्टों को डिवोर नहीं कर रहा था, ये कहते हुए कि ये तो कचरा है यार, इन्हें खाऊंगा तो पेट खराब हो जाएगा। वहीं पे हम लोग एशियन गॉड को देखते हैं जो कि जियांग के ऊपर ही नजरें बनाए हुए था और वो अपने एक साथी से कहता है, इसका नाम मैन लॉन्ग है, कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड है और कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैंने आज तक इंसानों के बीच में इतना ज्यादा टैलेंटेड बंदा नहीं देखा है। इसके बाद हमें यहाँ पे एशियन गॉड का नाम बताया जाता है। ये जो इंसानी भाषा में दिख रहा है एकदम इंसानी रूप में, उसका नाम है डिवानजियो और ये एशियन गॉड है। वहाँ पे ये दूसरा बंदा जो कि एक ड्रैगन की तरह है, ये भी एक तरीका के एशियन क्रीचर ही है और वह यहाँ पे डिवानजियो से कहता है कि तुमने अपनी मौत का नाटक किया ताकि तुम यहाँ पे हेवनली रेट्रिब्यूशन को अवॉइड कर सको, अपने दिल को छुपा दिया और नए एरा का इंतजार किया। इस बात को 100 साल हो गए लेकिन आज तक किसी ने भी तुम्हें डिस्कवर नहीं किया और न ही तुम्हारे इस राज के बारे में किसी को पता चला, लेकिन इस छोटे से चूजे ने तुम्हारे बारे में पता लगा लिया और ये तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है। इसने जो कीड़े यहाँ पे रिलीज किए हैं वो पक्का 9 विंग्ड प्लेग ऑफ हेवन सरायत है और ना ही ये कोई ऑर्डिनरी फाइटर है। इस पे मैन लॉन्ग आगे से कहता है, लेकिन ये तो सील्ड प्लेस के अंदर है ना, ये यहाँ से बाहर ही नहीं आ पाएगा और अंदर ही मारा जाएगा। लेकिन डिवानजियो को चिंता थी क्योंकि जियांग के पास कुछ अजीबोगरीब पावर्स हैं और उसे डर लगा रहा था कि कहीं वो उसके दिल के पास पहुंच ना जाए। वो यहाँ पे बैठ के सिर्फ इन ब्लड बीस्ट को ही बना सकता है, लेकिन वो भी उसे पूरी तरीके से रोक नहीं पाएंगे। और अगर यहाँ पे डिवानजियो मारा जाता है तो फिर वो यहाँ पे अब मैन लॉन्ग को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके बाद वो दोनों ही वीर गद्दी को प्राप्त हो जाएंगे। जिसपे मैन लॉन्ग आगे से कहता है कि चिंता ना करो, उसके पास यहाँ पे जो भी कुछ बचा कुचा ब्लड एसेंस है वो उसका इस्तेमाल करेगा जियांग को मारने के लिए और उतने में जियांग को मारना बस बच्चों का खेल ही है। इसके तुरंत बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड बीस्ट थे वो और भी ज्यादा फ्यूरियस यानी कि गुस्सैल हो जाते हैं और तादाद भी बढ़ जाती है इनकी। इसे जियांग के समझ में आ जाता है कि इस साइड पे पड़े हैं तो फिर जुआन वाली साइड पे भी बड़े होंगे। साउजिया जियांग से कहता है कि मैं इन्हें रोकता हूँ, तुम सीधा जाके राइट मुड़ जाना, तुम्हें वहीं पे ही दिल मिल जाएगा। एशियन गॉड को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि दिल को कैसे छुपाया जाता है, तो फिर उसने अपने दिल को अपनी रिस्ट यानी कि कलाई के अंदर छुपा लिया है। इसके बाद जियांग उस तरफ आगे बढ़ने लगता है जहाँ पे दिल था, वहीं पे उसे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि कुछ तो गलत हो रहा है। अचानक से ये बीस्ट इतने ज्यादा पावरफुल थोड़ी ना हो जाएंगे कि वो डायरेक्ट हमला ही करने लग जाए। और अचानक से यहाँ पे जियांग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर कोई एंटर होने की कोशिश करता है। वहाँ पे जियांग को ट्री ग्रैंड पर नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उसे यहाँ पे मैन लॉन्ग दिखाई देता है जो कि यहाँ पे जियांग को अपने क्लॉ के अंदर पकड़ लेता है और जियांग की इसे इतनी ज्यादा फट जाती है कि वो आगे से चिल्लाने लगता है, ये बंदा मेंटली कुछ ज्यादा ही वीक है। वहाँ पे मैन लॉन्ग डिवानजियो से कहता है कि इसका तो काम गया भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर था। वहाँ पे जियांग चाह के भी इन सभी चीजों को रजिस्टर नहीं कर पा रहा था, उसे बस गहरी सी नींद चाहिए थी। वहाँ पे हम लोग बाहर देखते हैं तो फिर साउजिया जियांग को उठाने की कोशिश कर रहा था, ये कहते हुए पिताश्री उठिए उठिए, आपकी बिना मैं क्या करूंगा। लेकिन सिस्टर हुआ युवे यही नाम था ना, वही बिग ड्रीमर जो नाम था, जो जियांग को रिंग दी थी सिर्फ बहन कहने के बदले में, वो यहाँ पे काम आती है और वो बिजली यहाँ पे मैंग लॉ की जो मेंटल अटैक था उसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देती है। जियांग को बताया जाता है कि उसके ऊपर एक कर्स अटैक किया गया था किसी अननोन एंटिटी के जरिए, लेकिन उसे यहाँ पे हार्ट ऑफ द स्टार गॉड ने ब्लॉक कर लिया है। लेकिन उसकी रिंग जिसका नाम हार्ट ऑफ द स्टार गॉड है उसे भी काफी ज्यादा भारी भरकम डैमेज हुआ है और वो भी डैमेज स्टेज के अंदर ही है। वह जियांग आगे से कहता है कि उसको बहन कहना यार पूरा वर्थ इट रहा, पैसे वसूल करा दिए उसने, मेरी सोल एसेंस यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और साथ ही में ग्रैंडपा ट्री भी पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। जिसके बाद जियांग आगे से स्वॉर्ड निकाल लेता है, ये कहते हुए कि उसे यहाँ पे जो गॉड अटायर इक्विपमेंट मिला है वो उसका इस्तेमाल करके किसी 9 ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे को भी हरा सकता है। क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे जियांग को नहीं मार पाया तो अब जियांग की बारी है। फिर डिवानजियो मैन लॉन्ग से कहता है कि उसके ऊपर दोबारा अटैक करो, वो इस बार पक्का इसे डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन मैन लॉन्ग आगे से बताता है कि वो यहाँ पे जियांग के ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर सकता है, उसका पूरा एसेंस पूरी तरीके से खत्म होने आया है। अगर वो यहाँ पे दोबारा कर्स अटैक करेगा तो फिर वो हमेशा के लिए नींद में चला जाएगा। इसके बाद वो पीछे मुड़ के डिवानजियो से पूछता है तो फिर क्या तुम मुझे उठा दोगे अगर मैं यहाँ पे कर्स अटैक करता हूँ। लेकिन हम लोग डिवानजियो को देखते हैं जिसका चेहरा बता रहा था नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, और वो उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम यहीं पे ही मर सकते हो, मुझे यूजलेस लोगों की जरूरत नहीं है। जिसपे मैन लॉन्ग यहाँ पे डिवानजियो से कहता है कि ऐसा ना करो यार, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन डिवानजियो उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि मेरे पास उससे भी बेहतर आइडिया है। और वो आगे से कहता है कि उसे मेरा दिल डिस्ट्रॉय करना है ना, डिस्ट्रॉय कर लेने दो, मेरे पास अभी भी यहाँ पे मैंग लॉन्ग का बचा हुआ थोड़ा बहुत एसेंस है जिसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे उसकी सोल को डिवोर करने के लिए करूंगा। यानी
कि जियांग को, और जब तुम यहाँ पे आ जाओगे तो फिर तुम मैं में बदल जाओगे, तुम्हारी बॉडी मेरी हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली यहाँ पे डुवानजियो के चौथे हार्ट के पास आ चुका था। वहीं पे इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिजेक्शन लगा हुआ था, तो वो साउजिया से पूछता है कितना टाइम लगेगा। साउजिया आगे से कहता है मिनटों में यार। इसके बाद वो यहाँ पे अपने बच्चों को बाहर निकालता है या फिर खुद को ही मल्टीप्लाई कर सकता है। इसके बाद वो सभी यहाँ पे एक साथ जुट जाते हैं फोर्थ हार्ट को खाने में और वहाँ पे दावत के मजे लेने लगते हैं। वहीं पे वो सभी जैसे जैसे यहाँ पे फोर्थ हार्ट को खाते जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे जियांग की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका भी दिल यहाँ पे ईसेन गॉड के हार्ट के साथ साइंड हो चुका है, यानी कि जुड़ चुका है। लेकिन उसे ऐसा भी लग रहा था कि ये एक तरीके का इल्यूजन या फिर शॉक वेव भी हो सकती है। इसके बाद हम लोग साउजिया को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने काम पे लग जाता है और वो यहाँ पे दिल को खाना शुरू कर देता है। और वहीं पे जियांग को देखते हैं जो कि अपने दिल को पकड़े हुए था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि ईसेन गॉड की दिलों के साथ में उसका भी दिल यहाँ पे धीरे धीरे करके बंद कर रहा है धड़कना। वहीं पे जियांग के अंदर अचानक से यहाँ पे केरेबल डोमेन के अंदर जाने की इच्छा होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था अगर वो उस डोमेन के अंदर जाएगा तो फिर उसे यहाँ पे ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था और उसे ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि उसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। हालांकि वो हमें पता है कि वो किसी भाग्य से नहीं बल्कि षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है किसी की बॉडी हाथी आने के लिए। काला जादू जिंदाबाद। हालांकि जियांग को अभी भी शक हो रहा था कि ये सच में एक अपॉर्चुनिटी ही है या फिर कोई दूसरा खतरा जो कि उसे वहाँ पे बुला रहा है। जियांग ये फैसला करता है कि वो यहाँ पे जाएगा लेकिन जुआन युवे और बाकी लोगों को बाहर निकालने के बाद में। इसके बाद साउजिया यहाँ पे जियांग के पास आता है और उसे बताता है कि वो और ज्यादा नहीं खा पा रहा है। जियांग उसे कहता है कि अभी तो हड़कम मचाए हुए थे, अब पील नहीं पा रहे हो, आ गए। जस्ट लाइक सम रिश्तेदारों के बच्चे ले लेंगे हपक के लेकिन हुल नहीं पाएंगे, जिसके बाद में मियाना शुरू कर देंगी नहीं खाना चप थप्पड़ पड़ेगा 2 बार हुल लोगे। लेकिन साउजिया यहाँ पे जियांग को बताता है कि उसने बचे हुए हार्ट को यहाँ पे ब्लड एसेंस के अंदर रिफाइन कर दिया है जिसको वो लोग लेके जा सकते हैं। इसके बाद जियांग उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू कर दो, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जुआन युवे और बाकी लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम लोग डुवानजियो को देखते हैं जो कि आगे से हमें बताता है कि उसने जियांग के ऊपर कर्स ऑफ कर्मा को लगा दिया है। अब वो यहाँ पे इससे बच के भाग नहीं सकता है, वो चाहे जहाँ भी चला जाए उसे लौट के यहाँ पे आना ही पड़ेगा और जब वो आएगा तो फिर यहाँ पे बिग डैडी उसके साथ खेलेगा। नाइस ट्राई डीडी। इसके बाद हम लोग जुआन युवे की साइड को देखते हैं जहाँ पे हालात गंभीर होते जा रहे थे। अब लोग और ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे जुआन युवे भी काफी ज्यादा थक चुकी थी, अब उससे भी नहीं हो पा रहा था और ऊपर से कई सारे लोग थक चुके थे और घायल भी हो गए थे। कहता कि जियांग ने यहाँ पे कुछ अपने इंसेक्ट भी रिलीज किए थे, वो भी बहुत ज्यादा थक चुके थे और वो भी लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। उसी टाइम पे एक ब्लड बिस्ट इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उन लोगों को लगता है कि यही अलविदा है, कबर खुद चुकी है, अर्थी ही निकलेगी हमारी। लेकिन उसी टाइम पे जियांग यहाँ पे आता है जो कि एक ही पंच मार के उस ब्लड बिस्ट को मार गिराता है। फिर जुआनी वे जियांग को जिंदा देख के हैरानी हो जाती है। तुम सोच रही थी मर जाओगी क्या भाई, मेन कैरेक्टर है, थप्पा लगा हुआ है उसके ऊपर प्लॉट आर्मर का, नहीं मरेगा इतनी जल्दी। इसके बाद जियांग यहाँ पे स्टार ऑफ गॉड रिंग का इस्तेमाल करता है और उसकी ब्लेसिंग का इस्तेमाल करते हुए सभी लोगों को यहाँ पे हील करने लगता है। सिस्टर हुआ ने जो रिंग यहाँ पे कर्स को ब्लॉक करने के लिए दी थी उसके साथ हीलिंग इफेक्ट भी आया था, इसके इस्तेमाल करके वो यहाँ पे बाकी लोगों को हील कर देता है। उसी टाइम पे नाइन यहाँ पे रोते हुए जियांग के पास आती है और उससे अपना दुखड़ा रोने लगती है, ये कहते हुए कि तुम यार मुझे छोड़ के यहाँ पे चले गए थे और साले सोजियो को अपने साथ लेके चले गए, तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पे कितना कुछ झेला, मेरे बच्चे भी मर गए यहाँ पे, अब मुझे चाहिए हग, वो बहुत बड़ा वाला हग, गले लगाने वाला हग। जियांग उसे कहता है ठीक है भाई अपना दुखड़ा रोना बंद करो यार, मैं तुम्हें टाइजो माउंटेन हिल लेके चलूंगा, वहां पे जाके तुम खुद को ठीक कर लेना। वहीं पे नाइन साउजिया से कहती है कि बेटा तुम मेरे हाथ न लग जाना, नहीं मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। इसे साउजिया की फटके चार हो जाती है। इसके बाद जियांग पीछे मुड़ के उन लोगों से कहता है कि वो यहाँ पे मेरिडियंस को तोड़ के रास्ता बनाएगा और वो लोग उसे फॉलो करते रहेंगे और इसी तरीके से वो लोग इस बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद जियांग आगे से यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट्स ऑफ प्रेजिंग प्रिजन बॉडी का इस्तेमाल करता है और एक पंच मार के यहाँ पे दीवार को तोड़ के लाश को तोड़ के अगले सिरे में चला जाता है। फिर जुआनिया में अपने मन के अंदर सोचती ही रहती है कि जियांग ने अभी यहाँ पे कई सारे पंचेस मारे थे मेरिडियंस को तोड़ने के लिए, लेकिन अब उसे यहाँ पे सिर्फ एक ही पंच की जरूरत पड़ रही है। इतने छोटे से टाइम के अंदर ऐसा क्या होगा कि उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई और वो खड़े खड़े वो ये सब कुछ सोच ही रहे थे कि उसी टाइम पे जियांग उसे उठाता है और उसे गोद में उठा के वहां से भागने लगता है। वो उसे पूछती है कि ये क्या करो, तो जियांग आगे से कहता है आरती उतारता मैं तुम्हारी भागने की जगह पे, वो बिस्ट तुम्हारे लिए नाश्ते के तैयार में थे, साला वो तुम्हारी टांगों को यहाँ पे जाओ जुआ चिकन लेग पीस समझ के पेल जाते, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो भागो यहाँ से। इसके बाद वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं और जैसे दरवाजा बंद होता है तो ब्लड बीस्ट अंदर नहीं आ पाते हैं। इसके बाद वो लोग उस एरिया के पास आ जाते हैं जहाँ से बस एक ही लेयर तोड़ना है, जिसके बाद ये लोग एशियन गॉड की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। वहीं पे सभी लोगों की हालत एकदम खराब हो चुके थे, इन्हें यही लग रहा था कि इनके चारों पैर कब्र में थे, बस जियांग की वजह से वो लोग यहाँ पे जिंदा बच गए।
इसके बाद जियांग यहाँ पे जुआन युवे से पूछता है कि इस एरिया के अंदर ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि यहाँ पे जी फैमिली की ट्रेजरी डिवाइन पवेलियन के साथ जुड़ा हुआ है। इस पे जाओवे एक जगह की तरफ इशारा करके बताती है कि वो अरे कोर है जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसको तोड़ के हम लोग डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं, लेकिन डिफेंस कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से बाहर की तरफ चैंटिंग भी है और अंदर से मेरेडियंस, तो फिर इन्हें तोड़ना नामुमकिन सा है। जियांग आगे से कहता है कि वो सबसे पहले ब्रेक थ्रू करेगा, जिसके बाद देखते हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो साउजिया से कहता है कि तुम रिप्रोडक्शन शुरू कर दो, लेकिन रिप्रोडक्शन शुरू ही नहीं हो पा रहा था। बेसिकली यहाँ पे साउजिया को उस पिलर की जरूरत है जो कि अबाया से आया है, लेकिन नैन उस पिलर के ऊपर गुदवा चुकी है कि ये मेरा घर है। जियांग उसे कहता है ठीक है भाई, ये तुम्हारा ही घर है, बस थोड़े टाइम के लिए लिया जा रहा है, जैसा ही काम खत्म हो जाएगा हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तो उसे गुस्सा तो आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। वहीं पे साउजिया जियांग से पूछता है कि मुझे मेरा घर कब मिलेगा। जियांग उसे कहता है कि जब उस लायक के हो जाओगे, दैट्स व्हाट शी सेड। इसके बाद साउजिया यहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू करता है और इसका रिप्रोडक्शन मुझे यहाँ पे कॉपी एबिलिटी की तरह क्यों लग रहा है। खैर जो भी हो, जियांग यहाँ पे अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है जिससे वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन एबिलिटी स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता रहता है। वहीं पे इनमें टोटल कीड़ों की फौज यहाँ पे 300 से ऊपर थी, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। नहीं तो पहले प्रोडक्शन में यहाँ पे सिर्फ 100 या फिर 200 बच्चे ही निकलते हैं, लेकिन यहाँ पे 300 से ज्यादा हैं। उसी टाइम पे जियांग को यहाँ पे साउजिया की आवाज आती है और जब वो उस तरफ देखता है तो फिर हम लोग नाइन को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा बुली कर रही थी, उसे खाने की कोशिश कर रही थी। वो जियांग उन्हें रोकते हुए कहता है रुक जाओ यार, आपस में लड़ाई ठीक है, लेकिन तुम तो सीधा मांसाहार ही उतारा है कि खा ही लो एक दूसरे को। इसके बाद ऑफ कोर्स नाइन को यहाँ पे खाने भर का मिल जाता है और वो आगे से रोते हुए कहती है कि जियांग यहाँ पे जातिवाद करता है, वो यहाँ पे लड़कों को ज्यादा फेवर करता है लड़कियों के मुकाबले। जियांग आगे से कहती है कि ये सब सीखा कहाँ से, और ऊपर से कौन सी बहन यहाँ पे अपने भाई को खाने की कोशिश करती है, लेकिन नाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे से रोती रहती है। खैर इसके बाद यहाँ पे जियांग अपनी बॉडी के अंदर जो उसने बच्चे पैदा किए थे 300 के आसपास, उन्हें यहाँ पे अपनी बॉडी के साथ फ्यूज कर लेता है, जिससे यहाँ पे उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है, बेसिकली 300 या 400 गुना के आसपास, क्योंकि साउजिया भी तो मर्ज हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पे उस हिस्से के ऊपर पंच मारना शुरू कर देता है जिसको तोड़ के ये लोग बाहर जा सकते हैं। वो फिर जियांग उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें छोटा सा भी छेद दिख जाए तो तुरंत घुस जाना और तुरंत बाहर निकल जाना, नहीं तो यहीं पे ही मरोगे मेरे साथ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिंक्यू को देखते हैं जो कि उन सभी लोगों को बता रहा था जो पैसेज के ऊपर सील लगी हुई है, यानी कि बाहर आने वाला रास्ता, उसे बाहर से तोड़ पाना नामुमकिन है। अगर ये अंदर से टूट जाए तो ही वो लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर इतना दम नहीं है कि वो उसे अंदर से तोड़ पाए। इस पे वो लोग यहाँ पे उससे पूछते हैं कि तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस पे लिंक्यू आगे से कहता है कि सबसे बेकार परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर लो, हो सकता है कि कोई अजीब सा मॉन्स्टर बाहर भी आ सकता है जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, या फिर एशियन गॉड खुद भी आ सकता है। जुआन युवे को हमें अपनी बेटी की ज्यादा चिंता हो रही थी, ऑफ कोर्स उसे चिंता होगी, कितना प्यार जो करता है, लेकिन लिंक्यू आगे से कहता है कि तुम्हारी एक बेटी की कीमत यहाँ पे हजारों लोगों के बराबर नहीं है। अगर एशियन गॉड क्रॉप्स के अंदर से कुछ भी बाहर आता है तो फिर वो बहुत बड़ी यहाँ पे तबाही ला देगा। हमें कुछ को सेक्रीफाइस करके लाखों की जान बचानी है, तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग बूढ़ों को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे अपनी कंट्री और लोगों की चिंता होगी, लेकिन मैं एक बूढ़ा हूँ जिससे यहाँ पे सिर्फ अपने डिसाइपल की चिंता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर से क्या निकलता है, वो 8th एवोल्यूशन पे या फिर 9th एवोल्यूशन से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे मरते दम तक लड़ाई करने को राजी हूँ। लिंक्यू उसे कहता है कि थोड़ा सोच समझ के फैसला लो, लेकिन बड़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आगे से कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर तुमसे भी लड़ना पड़े तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने डिसाइपल्स के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। लेकिन ये लोग आपस में लड़ते कि उससे पहले ही हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि जब पंच मारना शुरू करता है तो फोर्स की वजह से बाहर तक आवाज आ रही थी, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग ट्राई कर रहे हैं सील को तोड़ने की। इसलिए लिंक्यू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे इतना सर्वाइव कैसे कर गए। जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि खड़े ना रहो, एक साथ अटैक करो इसके ऊपर, शायद से हम इसे तोड़ के उन्हें बचा सकते हैं। जिसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि इतनी पावरफुल फोर्सेस के साथ में पंचेस मार रहा था कि उसे जो शॉक वेव निकल रही थी उसे इन लोगों को दिक्कत होने लगती है। जुबान युवे उन लोगों से कहती है कि खुद को संभाल के रखो, हम लोग यहाँ पे शॉक वेव से नहीं मर सकते हैं, हमें यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि जैसे जैसे यहाँ पे मेरेडिन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो उतनी स्पीड से यहाँ पे खुद को हील भी करे ले रही थी। तो फिर जियांग आगे से यहाँ पे 9 मियास्मा विंग्स का इस्तेमाल करता है और ब्लास्ट करके वहाँ पे एक तगड़ा छेद कर देता है, लेकिन हीलिंग स्पीड उतनी ही तेजी के साथ बढ़ती है और एक झटके के अंदर ही वहाँ पे उसे दोबारा हील कर देती है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बाहर की तरफ से बुढ़ाऊ और लिंक को एक साथ स्लैश मारते हैं और वहाँ पे उस दीवार को तोड़ के एक पैसेजवे बना देते हैं। इस पे सभी उन दोनों को देख के खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे बुढ़ाऊ और सॉर्ड गॉड आ गया है उनकी मदद करने के लिए। इसके बाद वो लोग तुरंत यहाँ पे उस पैसेज का इस्तेमाल करते हुए बॉडी को छोड़ के बाहर आने लगते हैं, लेकिन वो हीलिंग के साथ में छोटा भी होते जा रहा था। इसीलिए अब आखिर में यहाँ पे जुआन युवे और जियांग बच चुके थे, जहाँ पे जियांग यहाँ पे जुआन युवे को फोर्स करने लगता है कि पहले तुम जाओ यार। वो दरअसल यहीं पे रुक के वो लास्ट अपॉर्चुनिटी सीज करना चाहता था जो काले जादू से बनी हुई है, बट एज यू नो कि लड़कियां
हमेशा आखिरी मोमेंट में इमोशनल हो जाती हैं तो वो बौखला जाती हैं। इसीलिए जुआन युए भी यहाँ पे जियांग से कह रहे थे कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जाने वाली, तुम हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। जियांग उसे कहता है बुद्धिमान औरत जल्दी भाग जा यहाँ से, जिसके बाद वो आगे से लाइफ क्रिएशन की बेलों का इस्तेमाल करते हुए जुआन युए को बाहर ही फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये रास्ता काफी नहीं है हम दोनों के लिए, तुम पहले जाओ, मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद हर कोई वहाँ से बाहर आ जाता है सिर्फ जियांग को छोड़ के, और दरवाजा दोबारा सील हो जाता है। जुआन युए के फादर ठीक खुश थे कि वो ठीक है, लेकिन जुआन युए को यहाँ पे जियांग की चिंता हो रही थी। वो सभी लोगों से कहती है कि उसे बचा लो भाई। जुआन युए के फादर आगे से कहते हैं कि चिंता न करो, जब तक जियांग का यहाँ पे मास्टर है यानी कि बुढ़ो और शॉर्ट गॉड, वो लोग कैसे न तैसे यहाँ पे जियांग को बचा ही लेंगे। इसके बाद वो दोनों यहाँ पे सेकंड राउंड के लिए रेडी हो ही रहे थे कि उससे पहले यहाँ पे एशियन गॉड की जो क्रॉप्स बॉडी थी वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन जाती है और उसका डिफेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वहीं पे इन लोगों को ये भी समझ में आ जाता है कि ये खुद से नहीं हो रहा है, बल्कि जानबूझ के कोई इसको एक्टिवली इसे एक्टिवेट कर रहा है। शॉर्ट गॉड यहाँ पे बुढ़ो को बताता है कि बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा है जो कि यहाँ पे जाग रहा है और वो बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग यहाँ पे कैसे कोऑर्डिनेट करो और कैसे इसे तोड़ने की कोशिश करें, हम इसे तोड़ ही नहीं सकते हैं। बुढ़ो को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता और वो आगे से स्लैश मारते हुए कहते हैं कि ये नामुमकिन है, लेकिन जब वो स्लैश मारते हैं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं था। लिंक यहाँ पे बुढ़ो से कहता है कि एनर्जी वेस्ट करना बंद करो, पता नहीं बॉडी के अंदर कौन सा म्यूटेशन हो रहा है, अगर वो म्यूटेशन गलती से बाहर आ गया तो फिर बहुत बड़ा कलेश हो सकता है और सिटी भी खतरे में आ सकती है। बेसिकली इन्हें यही लग रहा था कि जियांग की अब फील्डिंग सेट है, अब वो वापस नहीं आने वाला। यहाँ तक कि बुढ़ो भी इसे स्वीकार कर लेते हैं कि उसकी फील्डिंग सेट है और जुआन युए को रो का बुरा हाल था। तो फिर सभी लोग यहाँ पे जियांग को याद करते हैं, ये कहते हुए भाई ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमारी जिंदगी बचाने के लिए, हम सभी उसके कर्जमंद हैं। हालांकि हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि चिल कर रहा है, ये कहते हुए कि अब सीधा एशियन गॉड की बुद्धि की तरफ चलते हैं, उसके दिमाग का भेजा वराय बन के खाएंगे, देखते हैं वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम लोग डुआन जियो को देखते हैं जो कि आगे से कहता है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है, इस ताजा तरीन बॉडी के साथ मैं रिवाइव हो सकता हूँ और बच के यहाँ पे से भाग सकता हूँ, आओ आओ मेरे पास आओ ताकि हम एक साथ मिल सकें। इसके इरादे नीक नहीं लग रहे हैं मुझे, प्रो लव हिमसेल्फ टू मच। खैर जियांग भेजा फराई पाता कि उससे पहले यहाँ पे उसका सामना एक बहुत बड़े दरवाजे से होता है और उस दरवाजे के ऊपर कुछ शॉर्ट मार्क भी लिखे हुए थे जो कि कुछ शब्दों में थे, जो कि करीब 100 सेंचुरी यानी कि 10 या फिर 100 साल पुराने होंगे। और ये सभी शब्द यहाँ पे शॉर्ट गॉड ने लिखे थे यानी कि लिंक यू ने, जब वो पहली बार इस जगह पे आया था और इस जगह को छोड़ के गया था। इससे जियांग को यकीन हो जाता है कि इसके पीछे यहाँ पे दिमाग होगा और वो यहाँ पे नाइन और आजिया से कहता है कि तुम दोनों छुपे रहोगे, तुम मेरे ट्रम्प कार्ड की तरह हो, जब तुम्हें कहूँ ना तब तक बाहर ना आना, जिसपे वो लोग हाँ कहते हैं। जियांग यहाँ पे जैसे ही एंटर होता है तो फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ने लगता है और उसके कानों में यहाँ पे कई सारी आवाजें घूमने लगती हैं, जिसपे यहाँ पे जियांग के पैर बिल्कुल मेरे फ्यूचर की तरह डगमगा जाते हैं और मेरे फ्यूचर की तरह वो भी नीचे ही गिर जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसके सामने यहाँ पे डुआन जियो खड़ा था जो कि उसे कहता है मेरे बच्चे तुम आ ही गए, मुझे तुम्हारा इंतजार था, तुम्हें पता है कि मैंने कितनी सदियों तक तुम्हारा इंतजार किया है। फिर डुआन जियो जैसे ही आया था तो फिर जियांग के मन के अंदर से वो सभी फालतू की बातें भाग गई थी जो उसका जीना हराम कर रखे थी कुछ समय पहले, और उसे यहाँ पे कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग महसूस होने लगती है। क्यों नहीं होगी भाई, काला जादू करने वाला तेरे पास आया है। इसके बाद वो अपने बारे में बताता है कि उसका नाम यहाँ पे डुआन जियो है और वो यहाँ का एशियन गॉड है और इस टाइम पे मैं तुम हूँ। जियांग उसे कहता है इसका क्या मतलब है भाई, और देखते ही देखते यहाँ पे डुआन जियो सीधा जियांग का ही रूप ले लेता है और उसकी एकदम कार्बन कॉपी बन जाता है और वो जियांग के पास जाके उसे कहता है आई एम यू एंड यू आर मी, मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। जियांग आगे से कहता है कि मैं इन दोनों को ही नहीं जानता, ये कौन है भाई। इसमें डुआन जियो आगे से कहता है कि ये दोनों मेरे मामा लड़के हैं, ये सब बात तुम छोड़ो यार, तुम हमारे साथ मर्ज हो जाओ, हमका ज्वाइन कर लो, एक ही बॉडी में तुम मेरे ही एक स्वरूप हो। लेकिन जियांग आगे से कहता है भाड़ में जाओ यार, ये सब चीजें काम नहीं आती, ये 2026 में चलता था, अभी 25 चल रहा है। इसके बाद वो डुआन जियो के ऊपर स्लैश मारता है और उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन डुआन जियो काफी ज्यादा पावरफुल था, वो आगे से कहता है कि ये ब्लेड ऑफ ग्रेट दाव है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अटैक है, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। भले इस एरा के मार्शल आर्ट्स यहाँ पे काफी ज्यादा बेहतरीन हो गए हैं, लेकिन मेरे सामने ये बस 2 कौड़ी की चीजें हैं। इसके बाद वो स्लैश को पकड़ के उसे एकदम टुकड़ों की तरह बिखेर देता है और वो जियांग से कहता है कि मेरे एसेंस काफी ज्यादा कीमती हैं, लेकिन तुम यहाँ पे मुझे मजबूर कर रहे हो उन्हें वेस्ट करने के लिए, काफी ज्यादा बुरी बात है। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे मैन लॉन्ग के एसेंस का इस्तेमाल करते हुए कहता है अगर ये बॉडी तुम मुझे प्यार से नहीं दोगे तो फिर मुझे कुछ गंदे तरीके अपनाने पड़ेंगे तुम्हें हथियाने के लिए। वह जियांग यहाँ पे जब मैंग लॉन्ग के थोड़े बहुत क्रिएचर्स को देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि इनमें सबसे कमजोर 6 ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पे है और वहीं पे सबसे ताकतवर 9th ट्रांसफर लेवल पे है। तो फिर अब जियांग के पास यहाँ पे अपने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। इसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही 9 और साओ जिया को कमांड देने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है और जियांग उनके पास एकदम कनेक्ट नहीं कर पा रहा था और उनका कम्युनिकेशन भी टूट चुका था। जिसके बाद यहाँ पे डुआन जियो आगे बढ़ता है जो कि जियांग को पकड़ लेता है, ये कहते हुए पकड़ लिया। इसके बाद वो जियांग की बॉडी हथियाते हुए कहता है कि जिंदा ना करो, मैं इसे पूरी तरीके से अयासी में डुबा दूंगा और मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ दूंगा। इसके अगले ही पैनल
स्कैनर में हम लोग यहाँ पे ग्रैंडपा ट्री को देखते हैं और वहीं पे डुवान जियो को इसे झटका लगता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा ट्री एक और पौधे को यहाँ पे जन्म देते हैं, सॉरी एक और फल को जन्म देते हैं। दैट्स फल इज LGBTQ फल। पता नहीं ऐसे रंगों को देखता हूँ तो वही याद आते हैं। झंडा इतना खतरनाक बनाया है तो कैसे भूल पाऊंगा भाई। मतलब यही सोच के लिया होंगे कि सालों को रंग पसंद है ना, छीन लो इनसे। ये कैसे पसंद करेंगे लाल पीला हरा गुलाबी, या तो ये साले इन रंगों की तरह हमें भी अपना लेंगे, नहीं तो हमारी तरह इस रंगों को ही त्याग देंगे। लॉजिक बढ़िया है, बस बैकफायर कर गया। अब अगर तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि दी एशियन गॉड को यहाँ पे ग्रैंडपा ट्री ने इस सतरंगी फल के अंदर बदल दिया है, उसे पूरी तरीके से चूस के उसकी सोल को डिवोवर करके। ऑफ कोर्स दैट्स कॉल्ड प्लॉट आर्मर। वह जियांग को होश आता है तो वो अपनी सी ऑफ कॉन्शियस के अंदर था और उसे याद आता है कि एशियन गॉड ने उसे बस हथिया ही लिया था और वो उसके साथ यहाँ पे गंदा काम करने ही वाला था कि उससे पहले ग्रैंडपा ट्री ने उसे यहाँ पे डिवोर कर लिया और उसे यहाँ पे सतरंगी फल के अंदर बदल दिया। जियांग के पास इस सतरंगी फल के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि फल पूरी तरीके से पका नहीं है, इन्फॉर्मेशन अननोन है। इस फल को उगाने के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल डिवाइन सोल की जरूरत पड़ी है और इस फल के पास यहाँ पे डिवाइनिटी है। और जियांग से कहा जाता है कि पानी अच्छे से डालो तभी ये फल जल्दी पकेगा, और यहाँ पे ये जमीन वाला पानी नहीं लेगा, इसे चाहिए यहाँ पे डिवाइन सोल्स का पानी। बेसिकली ये आत्मा चाहता है, वो भी डिवाइन लेवल की, कि लाओ उन्हें खाऊंगा तब पकूंगा। ये तो बोल जाओ कि ये सतरंगी फल कभी तुम्हारी झोली में गिरा था। इसके बाद जियांग यहाँ पे हमें हल्की फुल्की एक्सप्लेनेशन देता है जिससे हमें थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिल सके। माथे पे सी लिखा हुआ है। वैसे जियांग हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे एशियन गॉड की डिवाइन सोल यहाँ पे फल के अंदर बदल गई है। वो यहाँ पे जियांग की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता था, लेकिन ग्रैंडपा ट्री ने उसे यहाँ पे फल के अंदर बदल दिया। ग्रैंडपा ट्री यहाँ पे कर्स को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी बात यहाँ पे डिवाइन सोल्स और स्पिरिट की आती है तो वो बाहुबली हैं। वो किसी को भी पकड़ के फल के अंदर बदल सकते हैं, जैसे मेरी एक्स किया करती थी। हालांकि सतरंगी फ्रूट को यहाँ पे डिवाइन सोल्स की जरूरत है पकने के लिए, जो कि काफी ज्यादा टफ कंडीशन है। उसी टाइम पे साउजिया यहाँ पे जियांग से कहता है फादर आप उठ गए, और जब जियांग साउजिया की तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि साउजिया एक बहुत बड़े मॉन्स्टर के ऊपर बैठा हुआ था। हालांकि साउजिया जियांग से कहता है कि चिंता न करो आप, मैंने इस मॉन्स्टर को पहले ही सबको समझा दिया है, अब ये हमारा पालतू साथी है और ये हमारे लिए सवारी की तरह काम कर सकता है। औसम है ना ये चीज। जियांग हम लोगों को बताता है कि ये मॉन्स्टर यहाँ पे कॉन्शियस सी मॉन्स्टर है जिनको टीम करना मुश्किल सा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे साउजिया इन्हें एक राइडर की तरह ट्रीट कर रहा है जिनका लेवल यहाँ पे 9 लेवल है, 9 ट्रांसफॉर्मेशन है। भाई ये ऐसे मॉन्स्टर हुआ करते थे जिनको यहाँ पे सॉर्ड गॉड भी हैंडल नहीं कर पाया था, लेकिन वो यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ इन्हें हैंडल कर पा रहा है और वो सभी यहाँ पे जिया को सपोर्ट भी करते हैं। साउजिया यहाँ पे जियांग को बताता है कि ये माउंट एकदम लाजवाब है। नैन इसे पसंद नहीं करती, लेकिन ये उन लोगों के काम आ सकता है और वैसे भी लड़कियों को किसकी पड़ी रहती है। जियांग उसे पूछता है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, जिसपे साउजिया आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। साउजिया यहाँ पे इन मॉन्स्टर्स के ओरिजिन के बारे में भी बताता है कि इन्हें नीदर डीमंस कहते हैं और साउजिया ने इनको इटर्नल हेल के अंदर काफी टाइम पहले ही सप्रेस कर दिया था, बेसिकली हरा दिया था। हालांकि ये काफी ज्यादा गुस्सैल होते हैं, लेकिन 2-3 बार फटके देने के बाद में ये पालतू बन जाते हैं और तुम इन्हें यहाँ पे राइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे जियांग भी आगे से कहता है हाँ ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है अगर इनका इस्तेमाल यहाँ पे राइडिंग के तौर पे किया जाए। साला तुम 9 लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन क्रीचर राइडिंग की तरह इस्तेमाल करो तो ये लड़ने में कितना बेहतरीन होगा। जियांग यहाँ पे साउजिया से पूछता है क्या हम इसे बाहर लेके जा सकते हैं। साउजिया आगे से बताता है लेके जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं। ये मॉन्स्टर यहाँ पे इंटरनल हेल के अंदर एकदम गहराई में रहते हैं, तो फिर इन्हें यहाँ पे रहना पड़ता है और ऊपर से यहाँ पे एशियन गॉड की कॉन्शियसनेस ने इन्हें यहाँ पे समन किया है, इसलिए यहीं पे रहेंगे, बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जियांग के अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इन्हें ज्यादा देर तक बाहर लेके तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में इनका इस्तेमाल यहाँ पे ट्रम्प कार्ड की तरह किया जा सकता है। उसी टाइम पे जियांग को याद आता है कि यहाँ पे और भी कई सारे लेवल थे, सॉरी और भी कई सारे मॉन्स्टर थे जिनका लेवल यहाँ पे 9 था और भी कई सारे डीमंस थे, और वो साउजिया से पूछता है वो सब कहाँ गए, जिसपे साउजिया आगे से कहता है कि मैं उन्हें खा गया। जियांग उसे कहता है कि मतलब तुम्हारा पेट भर गया तो फिर तुमने इसे छोड़ दिया और इसे सवारी बना लिया, तुमने कहा नहीं था कि तुम्हारा दिल खा के ही पेट भर गया है। इस पे साउजिया आगे से कहता है बच्चे करने में ताकत लगती है भाई, दोबारा भूखा हो गया, कोई कमी है क्या, कोई गलती है इसमें। जियांग उसे कहता है नहीं यू आर ग्रेट, तुमने मेरा दिल जीत लिया, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो थोड़ा। और वो आगे से रोते हुए कहता है कि मेरे बेवकूफ बच्चे ने यहाँ पे सॉर्ड गॉड की बची हुई सारी दौलत लूट ली, सिर्फ एक ही मॉन्स्टर बचा हुआ है और उसको भी हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, बेचारे के पास कुछ भी नहीं बचा। ये वाली लाइन तुम्हें आगे समझ में आएगी। कर उसी टाइम पे जियांग को यहाँ पे बूढ़ा और सॉर्ड गॉड की आवाज सुनाई देती है जो कि दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एशियन गॉड यानी कि डुवान जी मारा जा चुका था, तो फिर उसकी जो रिइंफोर्समेंट थी वो भी हट गई थी, इसीलिए ये लोग मेरिडियंस को तोड़ के यहाँ तक आ गए थे और इन्हें थोड़ा ही टाइम लगेगा जिसके बाद ये लोग इस जगह पे भी आ जाएंगे। इसलिए जियांग यहाँ पे साउजिया से
से कहता है कि अपने बच्चों को कह दो कि जो भी माल यहाँ पे बचा है जल्दी से वो खा के खत्म करें, हम लोगों को तुरंत यहाँ से बाहर निकलना है, नहीं तो उन लोगों को तुम्हारे बारे में भी पता चल जाएगा। साओ जिया जियांग को बताता है कि वो लोग एक बार में ये सब कुछ खत्म नहीं कर सकते हैं, वो लोग अगली बार यहाँ पे आ सकते हैं क्या। जियांग आगे से कहता है कि अगली बार जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, पहली बात ये माल किसी दूसरे का था जिसको हम लोगों ने हड़प लिया है और एक चेंदी भी नहीं छोड़ी, तो वो पक्का गुस्सा होगा, भाग चलो यहाँ से। वह जियांग हम लोगों को बताता है कि वो सॉर्ड गॉड इसीलिए बन पाया था, बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग इसीलिए बन पाया था क्योंकि वो यहाँ पे आके कई सारी अपॉर्चुनिटी सीज कर लिया था। सीज करना यानी कि हथियार लेना। अगर वो यहाँ पे देखेगा कि इसकी बची कुछ दौलत भी हम लोगों ने लूट ली है तो वो पक्का बौखला जाएगा और अंधाधुन हमला करने लगेगा। तो फिर हम लोग साओ जिया को देखते हैं जो कि उन सभी मॉन्स्टर्स को यहाँ पे कंप्रेस करके एक छोटे से बॉल के अंदर बदल देता है जो कि स्टोरेज आइटम की तरह काम कर रहे हैं। जियांग उसे कहता है कि तुम इन्हें अपनी सिस्टर के घर पे छोड़ दो, वो उन्हें देख के रख लेगी। लेकिन हम लोग 9 को देखते हैं और उसको ये मॉन्स्टर यहाँ पे घिनौने लग रहे थे। वो आगे से कहती है किसी घटिया चीजें हैं भाई, मैं इनका सामना कैसे करूँ। इसके बाद जियांग यहाँ पे साओ जिया को अपने पास बुलाता है, ये कहते हुए जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि सॉर्ड गॉड आ जाए और उसका दिमाग खराब हो जाए। इसीलिए वो लोग जैसे यहाँ पे दरवाजा खोलते हैं तो जियांग इतनी तेज भागता है कि किसी से पूछो ना, एकदम फ्लैश की स्पीड से। वहीं पे हम लोग बाहर बुढ़ो और सॉर्ड गॉड को देखते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली दरवाजा यहाँ पे ओपन कर लिया था। इसके बाद वो लोग अंदर जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि अंदर जाके चन को बाहर खींच लाते हैं, लेकिन उसी टाइम पे जियांग यहाँ पे खुद ही आ जाता है और वो बुढ़ो से कहता है कि मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन बुढ़ो से पहले यहाँ पे जुआन युवे आ जाती है जो कि देखते ही जियांग के लपट जाती है, कहते हुए कहाँ थे तुम। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है अभी टाइम नहीं है जानू, बाद में मिलूंगा। जिसके बाद उसे धक्का कहता है कि हटो यार, रास्ते से समय नहीं है। इससे तो जुआन युवे भी हैरान हो जाती है कि मैंने कुछ कर दिया क्या कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन जियांग यहाँ पे बुढ़ो के कानों में कहता है कि हमें तुरंत निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोगों की फील्डिंग यहीं पे ही सेट हो जाएगी और वो लिंक्यू यानी कि सॉर्ड गॉड करेगा। बुढ़ो इस बात को तुरंत समझ आते हैं कि उनके हरामी डिसाइपल ने कुछ तो कांड किया है, इसलिए वो तुरंत सॉर्ड निकालता है और वहां से भाग लेता है, ये कहते हुए कि अभी हम जल्दी में बाद में मिलेंगे, पोटी आई है, वो भी पतली वाली दस्त हो चुके हैं। लेकिन जुआन युवे का मुंह बन जाता है और वो आगे से टसुए बहाते हुए कहते हैं जियांग तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो क्या, मुझे ऐसी हरकतें बंद कर देनी चाहिए। लेकिन रात के 3 बजे और कोई है नहीं यहाँ पे, तो जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। हाँ, लूसीफर मेरे बगल में बैठा है, 3 लोगों को चूरन दे के आया है, बता रहा है कि उसने अंधे लोगों को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे देखने की शक्ति दी है, महीने के 200 रुपए। तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेना है क्या, दिला दूंगा मैं, मेरी बात डेली होती है उससे। जुआन युवे के फादर भी आगे से कहते हैं कि साले तेने मैंने को यहाँ पे 10 बूंद दिए, उसकी कीमत तो चुका जा, कम से कम प्यार से तो बात कर ले। हालांकि जुआन युवे यहाँ पे जियांग को डिफेंड करते हुए कहती है कि आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं डैड, उसने मेरी जान बचाई, हम लोग उसके एहसानमंद हैं। जुआन युवे के फादर आगे से कहते हैं ये तो यूनिवर्स कार्ड हो गया, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी से एक तरफा प्यार हुआ है तो फिर तुम्हें जुआन युवे की बातें समझ में आएंगी। जुआन युवे अपने मन के अंदर सोचती है लेकिन अगर वो मुझे पसंद करता है, मेरी इतनी चिंता करता है, तो फिर उसने मुझसे इस तरीके से बात क्यों की। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि इस वजह से मेरी परफॉर्मेंस में यहाँ पे असर पड़ सकता है जब मैं कंपटीशन के अंदर हिस्सा लूंगी, और इसे लगता है कि इसी वजह से यहाँ पे जियांग उसे रूड बिहेव कर रहा है। खैर बाप बेटी आपस में बात कर रहे थे, वो करते रहे, लेकिन हम लोग जिंक्यू को देखते हैं और उसे यहाँ पे दाल में कुछ काला लगता है। दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली लगती है। इसीलिए जब वो यहाँ पे दिमाग के पास जाके देखता है तो फिर उसे पता चलता है उसका खाना खजाना गायब हो चुका है। वो आगे से कहता है कि यहाँ पे अनगिनत माइंडलेस मॉन्स्टर हुआ करते थे, लेकिन वो सभी कहाँ चले गए। और उसे समझ में आ जाता है कि जियांग जो तेजी के साथ भाग रहा था वो इसी तेजी से भाग रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे ये सारा कांड किया है और वो ये नहीं चाहता था कि सॉर्ड गॉड उसे पकड़ ले। लिंक्यू आगे से कहता है भाईजान आपको चुराना था तो सब चुरा ही लेते, लेकिन 1-2 चीज तो मेरे लिए छोड़ जाते। लेकिन लिंक्यू को एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जियांग ने ये सब कुछ किया कैसे, क्योंकि जब वो यहाँ पे आया था तो फिर यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर थे वो सभी 9 लेवल के थे और वो सभी एक साथ अटैक करते हैं, यानी कि फील्डिंग सेट चारों तरफ से। यहाँ तक कि लिंक्यू भी मरते मरते बचा था, वो मुश्किल से यहाँ पे बच पाया था और उसने ये जगह छोड़ दी थी फ्यूचर के लिए, लेकिन सारा माल जा चुका है। और वो मन के अंदर सोचता है कि तू बच्चे तू बस वेट कर, मैं तेरे को बताता है, तूने जो मुझसे माल लूटा है वो मैं डबल किस्तों में लूंगा। खैर इसके बाद जियांग भी यहाँ पे बुढ़ो को सारा कांड बता देता है कि उसने सॉर्ड गॉड का माल चुरा लिया है। बुढ़ो भी जियांग से ये कहते हैं कि कुछ तो छोड़ देते भाई उसके लिए, और वो मन के अंदर सोचता है कि मैं एक एकदम सज्जन आदमी हूँ, अच्छा नागरिक और नियम से बंधा हुआ, लेकिन मैंने जो डिसाइपल पाले हैं वो साले कुत्ते के समान हैं। मेरे पहले डिसाइपल दिमाग से एकदम पैदल है, कहीं भी घुस जाती है और कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। इतनी समय वो किंगलैंड वार जोन के अंदर है और वहाँ पे किसी को भी मारे जा रही है। मेरा दूसरा डिसाइपल 1 नंबर का सीरियल डेटर यानी कि लौंडी आवाज है, साला जब देखो तब साला अमीर और पावरफुल फैमिलीज की लौंडियों के पीछे ही जाता रहता है और मेरी लगवाते रहता है। एंड नॉट द लिस्ट ये भड़वा 1 नंबर का चोर आदमी। खजाना लूटना है लूटो भाई साहब, लेकिन किसी ऐसे का क्यों लूटो जो हमारी बजा सकता है। जियांग बुढ़ो से पूछता है कि जब कंपटीशन शुरू होगा तो फिर उसे क्या लगता है क्या वो यहाँ पे वूसेंग को हरा सकता है, क्योंकि वूसेंग और यहाँ पे जुआन युवे दोनों उसके लेवल के ही हैं। इस पे बुढ़ो उसे कहते हैं कि वूसेंग और जिन युवे को हराना काफी ज्यादा आसान है, तुमने जो मुझे दिखाया उसके हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके सामने तुम अभी तक टिक नहीं सकते हो। और बुढ़ो यहाँ पे जैन के बारे में बात कर रहे हैं, हंटिंग लिस्ट का टॉप टारगेट। इसके बाद बुढ़ो यहाँ पे जियांग को जैन के बारे में बताते हैं कि जैन यहाँ पे ड्रैगन जनरेशन के अंदर टॉप पोजीशन पे ही नहीं बल्कि उसका टैलेंट भी यहाँ पे टॉप टायर है। उसके जैसा टैलेंट आज तक
कभी यहाँ पे 800 सालों में देखा नहीं गया। नॉर्मल अवेकनर्स को यहाँ पे 18 तक होने का इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाके वो यहाँ पे मेच्योर हो पाते हैं, उनकी पावर स्पिरिट यहाँ पे मेच्योर हो पाती, तब वो जाके अवेकन होते हैं। लेकिन यिंग जैन के लिए ये ऐसा नहीं था। जब वो 3 का था तब से उसकी शुरुआत शुरू हो गई थी। जब वो 9 का हुआ तब उसने यहाँ पे अपने आप को अवेकन किया और उसे यहाँ पे डिवाइन वेपन द रॉयल ह्यूमन स्वॉर्ड मिली। इसके बाद वो 12 की उम्र में फॉरबिडन एरिया के अंदर गया और 15 में वापस आया। इसके बाद उसने 3 सालों तक कैपिटल के अंदर ट्रेनिंग की। इस पे जियांग आगे से पूछता है, जब उसने इतनी जल्दी अपने टैलेंट को अवेकन कर लिया था तो फिर उसका लेवल इतना ज्यादा कम क्यों है। इस पे बड़ो यहाँ पे जियांग को बताते हैं क्योंकि जेन यहाँ पे अपनी कल्टिवेशन यानी कि प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के साथ साथ 10,000 क्लैन की टॉप लेवल के टेक्निक्स को भी सीखता है और उन्हें मास्टर करता है। आगे की बातें हमें यहाँ पे जेन कंप्लीट करता है कि टॉप 10 लेवल टेक्निक्स फ्रॉम 10,000 क्लैंस यहाँ पे उसकी ब्लड फिंड फिजिक को और भी ज्यादा अच्छे से टेम्पर और कल्टीवेट करने में मदद करती हैं। वह अब तक जेन ने अपनी ब्लड फिंड फिजिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद वो अपने अंकल से यहाँ पे जियांग चन के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन पूछता है। 10,000 क्लैन को यहाँ पे ट्रांसलेटर ने बदल के टियान वान क्लैन कर दिया है। यहाँ पे जियांग बड़ो से पूछता है कि क्या मैं इन टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। बड़ो से कहते हैं मुझे नहीं पता है, अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि बाकी लोग इसे सीख सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये टेक्निक्स यहाँ पे हेवन से बन के आती है और इनसे ये टेम्पर होती है। सिर्फ जैन एक ऐसा बंदा है जिसने यहाँ पे करीब 100 सालों के अंदर ग्रेट जिया के अंदर ऐसा कुछ कर दिखाया है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर तुम टैलेंटेड हो या फिर एक्सेप्शनल हो तो फिर इसका कोई ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ पे टियान वन क्लैन की टेक्निक्स को सीख सकते हो। रही बात जैन की, तो फिर जैन यहाँ पे ग्रेट जिया एम्परर का डिसेंडेंट है, वही एम्परर जिसने यहाँ पे टियान वन क्लैन के खिलाफ काउंटर अटैक किया था और उनकी सारी टेक्निक्स को हथिया लिया था। लेकिन अब समय यहाँ पे पूरी तरीके से बदल चुका है, यहाँ तक कि मार्शल गॉड जुआनजी भी सिर्फ यहाँ पे डिफेंस और गार्ड के ऊपर फोकस करता है, सिर्फ टियान वन क्लैन के एंट्री पॉइंट पे। बेसिकली टियान वन क्लैन के अंदर घुसना नामुमकिन सा है, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता है। अगर जियांग यहाँ पे कंपटीशन के दौरान में फर्स्ट प्लेस हासिल कर ले तो फिर वो यहाँ पे अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है कैपिटल के मैनुअल्स को चेक करने की। इसके बाद वो जियांग को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि एशियन गॉड की बॉडी में जाना सबसे बेस्ट डिसीजन था। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई और ऊपर से यहाँ पे जो कीड़े हैं वो और भी ज्यादा रिप्रोडक्शन करके और भी ज्यादा कीड़ों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जियांग को ग्रैंडपा ट्री दोबारा अपने कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर बुला लेते हैं और उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा ट्री ने एक और फल बना दिया है। अब अक्सर ये जियांग के लेवल अप करने पे होता है, लेकिन जियांग यहाँ पे अब लगातार अपने नंबर्स को बढ़ाते जा रहा है, बेसिकली बग्स के, कीड़ों के, इसीलिए यहाँ पे अब लगातार फ्रूट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। बेसिकली इनका टाइम ड्यूरेशन कम हो रहा है। इसके बाद जियांग सारे फ्रूट को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये फ्रूट यहाँ पे थंडर फ्रूट है, तो जियांग को यहाँ पे एक और हिडन क्लास दे सकता है जो थंडर मास्टर होगी। जियांग को यहाँ पे इस हरा फल के अंदर से 3 एबिलिटीज मिलती हैं। पहले तो रेड है, मतलब लेवल रेड है। जियांग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है, कहीं पे भी, इंडिया से जापान, जापान से यूरोप, कहीं भी, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो करती है। हालांकि सिस्टम ने इस पे पाबंदी लगा रखी है, वो सिर्फ 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही टेलीपोर्ट हो सकता है। लेवल बढ़ाओ, रेंज पाओ। इसके बाद दूसरी एबिलिटी भी थी जो थी थंडर एल्यूमिनेशन, इसका भी लेवल रेड था। इसकी मदद से जियांग यहाँ पे किसी भी लाइटनिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और डिफेंस के लिए उसे रिलीज कर सकता है। और तीसरी एबिलिटी सबसे पावरफुल एबिलिटी थी जिसका नाम डिवाइन जजमेंट था और इसका लेवल पर्पल है, जो कि यहाँ पे लाइटनिंग को ट्रांसफॉर्म करके एक पाम के अंदर बदल देगी और एक हाईली वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी, जो से वो किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इस पे जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसके साथ में उसके पास यहाँ पे 2 जॉब आ जाती हैं, एक तो है डिवाइन सोल कल्टीवेटर और दूसरा है थंडर मास्टर। बेसिकली अब वो डुअल जॉब होल्डर हो चुका है। और ये कीड़े कहाँ से आते हैं, तो वो सिस्टम की तरफ से आते हैं, वो जॉब और प्रोफेशन के अंदर ऐड नहीं होता। इसके बाद हमें ऑफ स्प्रिंग्स यानी कि बच्चों के बारे में बताया जाता है। साउदिया ने यहाँ पे 30,000 बच्चों को जन्म दिया है, वहीं पे 9 ने 12 मिलियन। वहीं पे 9 साउदिया से कहती है कि अपन और अपन बच्चा दोनों यहाँ से लो और भाग जाओ, यहाँ से दिखाई ना देने वाला घर पे। इसे भाई साउदिया फूटी आंख नहीं भारा, ये भगा ही रही है उसे घर से। हालांकि जियांग को फर्क नहीं पड़ता, यही कहते हुए कि लड़े मरेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बच्चे देते रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जियांग इतने ज्यादा बच्चों को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे जियांग का स्टेटस दिखाया जाता है, तो तुम स्टेटस ना देखो, बताता हूँ ना। जैसा कि तुम्हें पता है कि जितने ज्यादा बच्चे यहाँ पे होंगे उतना ज्यादा लेवल यहाँ पे जियांग का बढ़ेगा, बेसिकली एबिलिटीज का लेवल। इसीलिए ये जो 12 मिलियन के आसपास बच्चे हुए हैं उस वजह से यहाँ पे जियांग का प्रोफेशन भी डबल हो गया है। डिवाइन कल्टीवेटर का था वो तो अलग चला जाता है, वो सिर्फ ग्रोथ के काम में आता है, हॉस्पिटैलिटी। लेकिन उसका जो लाइटनिंग मास्टर वाला जॉब था वो अब अपग्रेड हो जाता है, जिससे उसे पावर थोड़ी और मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पे साउजिया का लेवल भी बढ़ चुका था और उसके बच्चों का भी। अब यहाँ पे जियांग को टियानजो कंपटीशन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी थी। भले वो यहाँ पे फॉरबिडन टाइप के इंसेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन अब वो यहाँ पे साउजिया की सप्रेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके साथ
मर्ज हो सकता है, लाइटिंग फील्ड का इस्तेमाल कर सकता है और एक जोरदार पंच मार के एनिमी का मुंह तोड़ सकता है। अगर फिर भी काम नहीं बना तो फिर वो यहाँ पे एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करेगा और अगर फिर भी काम नहीं बना तो फिर वहाँ पे साउजिया के पेट यानी कि डार्क डेविल को भी बाहर निकालने का, बेसिकली नीदर डीमंस को। इसके बाद हम लोग कियांगलो वार जोन के एकदम गहराई, एकदम घुसे हुए माउंटेन पे एक जगह को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे और तभी वहाँ पे एक बंदा एंट्री मारता है जो कि ड्रैगन पे मारा था और ऐसा लग रहा है कि ये गोवा से चिल मार के आ रहा है। खरिया उन सभी लोगों से कहता है कि यार तुम सभी लोग एकदम जल्दी आ गए, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, जो कि यहाँ पे गुआन घाई से भागते हुए आ रहा है और भागते भागते उसकी मौत होने वाली है। इस पे फीमेल कैरेक्टर आगे से कहती है कि यार तुम हो इतना ज्यादा फैसी, एक तरफ हमारी तरफ देखो ऐसा लगता है कि हमें भीख में कपड़े दिए गए और एक तरफ तुम देखो यार ऐसा लगता है गोवा से चिल मार के आए हो। अब आगे शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये सभी वार जोन्स के गार्डियंस हैं, जैसे कि गुआन हाई वार जोन और जहाँ पे जियांग रहता है उस वार जोन का नाम है जियांगनैन वार जोन। अब इन वार जोन्स को तुम एक तरीके से यहाँ पे स्टेट समझो, जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यूपी हो गया, इस तरीके से। और ये सभी यहाँ पे उन स्टेट्स के सीएम हैं, बेसिकली गार्डियंस। अब इससे अच्छा मैं नहीं समझा सकता। खैर ये सभी लोग यहाँ पे कंपटीशन को लेके बात करने के लिए आए हुए हैं। वह भी ये कोट वाला बंदा यहाँ पे उस गुआन घाई के गार्डियन से कहता है अगर दुनिया में अजीबों की लिस्ट आएगी तो फिर तुम उसमें नंबर 1 पे रहोगे। इस पे गुआन घाई का वार जोन गार्डियन आगे से कहता है बकवास बंद करो, हम लोगों को अपने फैशन पे डिपेंड रहना है, इसलिए यहाँ पे मीटिंग शुरू करो। इसके बाद ये सफेद बाल वाला बुड्ढा आगे से बात करना शुरू करता है और वो बताता है कि इस साल का जो टियानजो कंपटीशन होने वाला है ये पिछले वाले से बिल्कुल बदल गया है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कैपिटल बेसिकली वार जोन ही समझो उसे हटा दिया जाए तो भी यहाँ पे ऐसे कई सारे वार जोन है जो कि पावरफुल लोगों को ला रहे हैं, जैसे कि मैजिक सिटी हो गया, जियांगनैन हो गया और खासकर जियांगनैन, वहाँ से दो आ रहे हैं। पहला वो सुवांग है और दूसरा जियांगचन है और अगर उन दोनों की स्ट्रेंथ मिला दी जाए तो फिर वो डीमन सिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। पिछले टूर्नामेंट के दौरान में जियांगनैन वार जोन इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और इनके साथ ही काम कर रहा था और इनके साथ मिलकर मैजिक सिटी और कैपिटल के खिलाफ में लड़ाई कर रहा था। लेकिन इस साल ये लोग यहाँ पे उनके साथ कोई भी रिश्ते नाते नहीं रखना चाहते हैं और ऊपर से 100 फैमिली के जेंगाओ को यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है सिर्फ उन लोगों की वजह से। इस पे फीमेल कैरेक्टर आगे से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग यहाँ पे पहले अपनी फोर्स को ज्वाइन कर लेंगे इस साल और सबसे पहले जियांगनैन वार जोन को ही एलिमिनेट करेंगे। इस पे कुछ लोग आगे से कहते हैं कि 6 मेजर वार जोन्स ने पहले भी यहाँ पे हाथ मिलाया है सिर्फ कैपिटल को टारगेट करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इस पे लोग आगे से कहते हैं कि फीमेल कैरेक्टर जिसका नाम यहाँ पे जिनगी है उसने जो भी कहा है वो पूरी तरीके से यहाँ पे सेंस बनाता है, इसलिए वो लोग यहाँ पे इस अलायंस के जरिए सिर्फ सेकंड प्लेस को होल्ड करने की इच्छा जताते हैं और उसके लिए फाइट करेंगे। इसके बाद वो सभी लोग इस अलायंस के लिए यहाँ पे अपना वोट देते हैं जिसपे सभी लोग वोट देते हैं और जिंगी जिस वार जोन से आती है उसका नाम यहाँ पे टियानफू है। अब यहाँ पे वो फैशन बंदा यहाँ पे बच चुका था गुआन घाई का वार जोन गार्डियन जिसका नाम यहाँ पे जेंटियान है। जेंटियान इन लोगों से कहता है कि वो इस बार यहाँ पे इन लोगों के साथ नहीं है, वो इनके साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता है और वो यहाँ पे सिर्फ इन लोगों को ये बताने के लिए आया था कि इस साल के कंपटीशन का विजेता गुआन घाई वार जोन होने वाला है। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं माल फूक के आए हो, मैं पक्का बता रहा हूँ, एक तो गोवा से आए हो और ऊपर से ऐसे ही आए हो तो पक्का माल फूक के आए हो। लेकिन वो भाई टिका रहता है ये कहते हुए कि ये पोजीशन हमारी ही होगी, फर्स्ट पोजीशन हमारी ही है, भगवान ने के दिया है। और इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में बोल रहा था कि ये सभी यहाँ पे जेंटियान को तिरछी नजरों से देखने लगते हैं कि सच तो नहीं बोल रहा, ये धोखाधड़ी तो नहीं हुई हमारे साथ। खैर वो ये अनाउंस करके यहाँ से अपने घोड़े पे निकल लेता है और वो जाते हुए कहता है कि चिंता ना करो, मैं यहाँ पे भले ही तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा लेकिन जो तुमने यहाँ पे षड्यंत्र रचा है इसके बारे में भी किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितनी ज्यादा मेहनत तुम करोगे उतना ज्यादा आसान हमारे लिए होगा फर्स्ट पोजीशन को पाना। इस पे ये लोग यहाँ पे जेंटियान के बारे में बात करने लगते हैं कि ये पक्का या तो माल फूक के आया या तो इसके हाथ कुछ लग गया है, इसी वजह से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जिसपे मिस जिंग आगे से कहती है कि पक्का घोड़े ने लात मारी है। लेकिन फिर भी इन लोगों को यहाँ पे जेंटियान के ऊपर शक हो रहा था कि साले के पास कुछ तो हो सकता है, कोई ट्रम्प कार्ड जिससे वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। इस पे ये सफेद वाला आगे से कहता है उससे छोड़ दो, जैसे वो रहा है हमेशा के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे। और इन लोगों से कहता है कि जब तक हम चारों यहाँ पे एक साथ काम करते हैं और अपने प्लान के हिसाब से चलते हैं जितना हम लोगों ने एडवांस किया था तो फिर जियांगनैन यहाँ पे पक्का हार जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे दोबारा हिस्टोरिकल चर्च या फिर एशियन चर्च कुछ ऐसा था ना, उन लोगों को दोबारा देखते हैं जो कि यहाँ पे चूजियांग सिटी के एकदम सामने ही खड़े हुए थे। इसके बाद 7th सीट होल्डर यहाँ पे उन लोगों से पूछती है कि ग्रेट सन ऑफ गॉड का क्या हुआ, वो वहाँ पे क्या कर रहा है। इस पे उसके सर्वेंट आगे से बताते हैं कि ग्रेट सन ऑफ गॉड की तरह से सब कुछ बढ़िया है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली गुआन घाई वार जोन का नंबर 1 जीनियस बन चुका है और गुआन घाई गार्डियन जेंटियान उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करता है एकदम दिल लगी के साथ में, इसीलिए उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो रखा था। इस पे 7th सीट होल्डर आगे से हंसते हुए कहती है कि उसके साथ में वो लोग यहाँ पे पक्का कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेंगे। इसके बाद वो यहाँ पे ग्रेट जिया चेहरे को देखने की चाहेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेशुमार टाइटल को यहाँ पे एशियन गॉड के कल्ट ने छीन लिया है। इसी के साथ में वो लोग यहाँ पे चूजियांग सिटी के ऊपर हमला भी कर देंगे। चूजियांग सिटी वही है जहाँ पे जियांग और उसकी बाकी फैमिली रहती है और साथ ही में जियांग की फैमिली भी, क्योंकि वो उसी की फैमिली है अब। और यहाँ पे जैसे ही चूजुआंग के जितने भी लोग मारे जाएंगे तैसे ही वो लोग उन्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस कर देंगे एशियन गॉड को समन करने के लिए। ये है इन लोगों का प्लान। इसके बाद हम लोग जियांगनैन
वार जोन को देखते हैं जहाँ पे डुवान उन सभी लोगों से कहता है कि कंपटीशन कल से शुरू होगा, मैं तुम लोगों को रूल्स के बारे में दोबारा बता देता हूँ। इससे जियांग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे डुवान उसके लिए यहाँ पे रूल्स को दोबारा बता रहा है। डुवान उन लोगों को बताता है कि कंपटीशन यहाँ पे 2 राउंड्स के बीच में होगा और 8 वार जोन इसके अंदर हिस्सा लेंगे। टोटल यहाँ पे 80 कैंडिडेट्स होंगे। पहला राउंड यहाँ पे टीम कंपटीशन होगा जहाँ पे 8 टीम एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे। जो जिन्हें एलिमिनेट कर देगा उतना ज्यादा फायदा रहेगा। जब तक यहाँ पे 4 वार जोन बच नहीं जाते हैं तब तक यहाँ पे एलिमिनेशन चालू रहेगा, यानी कि यहाँ पे टोटल 40 कैंडिडेट ही बचने चाहिए, जिसके बाद फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा और सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। फर्स्ट राउंड उन लोगों की यहाँ पे यूनिटी और कोऑपरेशन को चेक करने के लिए किया जाएगा, क्योंकि अकेले तुम चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर तुम्हारा टीममेट मरता है या फिर हारता है तो फिर ये तुम्हारी गलती है और तुम भी हारोगे। डुवान लोगों को ये भी बताता है कि ये मत सोचना कि छुप छुप के रहोगे या फिर कैंपिंग करोगे तो बच जाओगे। इस टूर्नामेंट एरिया के अंदर तुम लोगों को छोड़ा जाएगा, वो एकदम पबजी के मैप की तरह सिंक्ड होते रहेगा, यानी कि छोटा होते जाएगा। अगर तुम सेंटर के बीच में नहीं आते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर लाइटिंग पड़ेगी और तुम एक झटके के अंदर ही मारे जाओगे और डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाओगे। उस एरिया के अंदर जैसे तुम्हें मौत का एहसास होगा वो तो एकदम कड़क एकदम रियल रहेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं, दोबारा जिंदा हो जाओगे सीक्रेट रियलम को छोड़ने के बाद में। इस पर जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे हाल ही में यहाँ पे थंडर मास्टर का टाइटल जो मिला है, अब वो यहाँ पे लाइटनिंग को हार्नेस कर सकता है। बेसिकली वो जोन के बाहर भी मौज काट सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड राउंड के बारे में बताया जाता है, जो कि यहाँ पे इंडिविजुअल बैटल होगा, रैंकिंग बैटल। जो हार जाएगा वो पीछे रह जाएगा, जो जीत जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। एक दूसरे को एलिमिनेट करते जाओ और ऊपर बढ़ते जाओ जब तक सिर्फ 2 नहीं बचते हैं। इसके बाद डुवान उन लोगों से कहता है कि तुम में से 10 में से कोई एक यहाँ पे लीडर बनेगा, अपने लीडर को चुन लो। वहीं जियांग को महसूस हो जाता है कि आधे से ज्यादा नजर उसी की तरफ है। हम लोग यहाँ पे लू और मुआनक्यो को देखते हैं जो कि जियांग को ही चुनती हैं। इसमें 2 और लोग थे, वो भी यहाँ पे जियांग को ही चुनते हैं। ये कहते हैं कि हम इसी के साथ जाएंगे। हम लोग टांगेन और वाइफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे वो सुवांग को चूज करते हैं। जियांग भले ही ताकतवर हो सकता है, लेकिन जब भी यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात आती है वो सुवांग सबसे टॉप पे रहता है। हाँ, ये बात सच है, अभी आगे पता चलेगा। लेकिन आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे जियांग को ही चूज करते हैं। 2 लोग और यहाँ पे जियांग को चूज करते हैं, तो जियांग उनसे पूछता है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता भी नहीं है। इस पे वो दोनों यहाँ पे अपने नाम के बारे में बताते हैं कि एक का नाम ली बिंग है और दूसरे का नाम यहाँ पे वैंगजी है। सफेद वाले का नाम वैंगजी है, सॉरी भूरे बाल वाले का। लेकिन हम लोग वू सुवांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग को ही टीम लीडर बनाने के लिए वोट करता है। जियांग उसे कहता है कि तुम्हें मेरी फील्डिंग सेट करने में लगे हुए हो, और वो आगे से कहता है कि वो टीम लीडर बनना नहीं चाहता है, वो मेंटली काफी ज्यादा वीक है। अब मैं इसे मेंटली वीक होने का ताना नहीं दूंगा, इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया। डुवान यहाँ पे जियांग को ताना मारता है, ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, खुद को कुछ ज्यादा ये बाहुबली समझ रहे हो क्या, या फिर अपने बड़ों के सामने नौटंकी कर रहे हो। हर कोई तुम पे यकीन करता है, उन्होंने तुम्हें वोट दिया है तो फिर अच्छा काम करो ना, ये नौटंकी काहे पेल रहे। इसके बाद वो उन लोगों को बताता है कि उनका वॉर जोन हमेशा से यहाँ पे बुली किया जा रहा है दूसरे वॉर जोन्स के मुकाबले में। वो लोग हर साल यहाँ पे काफी टाइम पहले ही हार जाते हैं, यहाँ तक कि सेकंड राउंड में उन्हें मौका बहुत कम ही बार मिलता है। इसलिए डुवान को यकीन है कि वो लोग इस बार यहाँ पे नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसके बाद वो उन लोगों के लिए यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्टेयर्स बना देता है, कहते हुए चढ़ते हुए जाओ, वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाओगे जहाँ पे तुम्हें जाना है। इसके बाद हम लोग किन्लू वॉर जोन के एक सीक्रेट एरिया को देखते हैं जहाँ पे वो सभी वॉर गार्डियन आए हुए थे जिनकी टीम यहाँ पे फाइट करने वाली है। जियांग आगे से पूछता है कि मैजिक सिटी के यहाँ पे जुवान युवे के फादर क्यों आए हुए हैं जबकि और कोई गार्डियन है वहाँ का। इस पे साइड से यहाँ पे जुवान युवे बाहर निकलती है जो कि एकदम शर्माते हुए जियांग से कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इतने समय वहाँ पे गार्डियन नहीं है, वो किसी और काम से बाहर गया हुआ है, इसलिए उसके फादर यहाँ पे आए हुए हैं। फिर वो दोनों लड़कियां जियांग को प्रोटेक्ट करते हुए कहती है कि तुम इतना शर्मा काहे रही हो सब कुछ बताते हुए, तुम्हारा चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल क्यों हो रखा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन भी वहाँ पे एंट्री मारता है, वो भी अपनी पावरफुल बोट के साथ में। बेसिकली ये लोग यहाँ पे शो ऑफ कर रहे थे। इसके बाद जैन भी नीचे उतर जाता है, वहीं पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि इसका ऑरा ही कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर शो ऑफ करने की बात है तो फिर गुआन घाई पीछे कैसे रह सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि जेन टियान भी साइड से एंट्री मारता है, जो कि अपने पास एक पावरफुल बीस्ट लेके आया था और वो उसके ऊपर बैठ के यहाँ पे एंट्री मारता है। वहीं पे सभी लोग उससे कहते हैं कि यार थोड़ा कम शो ऑफ करो यार, हमें पता है कि तुम अय्यासबाज आदमी हो, लेकिन फिर भी थोड़ा कम करो। वहीं पे अपने बीस्ट के ऊपर एक कॉफिन लेके आया था जिसके अंदर यहाँ पे कैंडिडेट थे। जिसके बाद वो सभी कैंडिडेट कॉफिन को तोड़ के उससे बाहर निकलते हैं, और ये जो सफेद लिबास में मुंडा दिखाई दे रहा है तुम्हें, यही है इन लोगों का लीडर है। इसके बाद इन लोगों को यहाँ पे रूल्स के बारे में दोबारा बता दिया जाता है कि एक टीम तुम लोगों के ऊपर अटैक कर सकती है एक दूसरे को एलिमिनेट को जब तक 4 टीम नहीं बच जाती हैं, और अगर तुम एक जगह पे बैठे रहते हो तो फिर तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग गिर सकती है, तो फिर हिलते डुलते रहना। इसके बाद वो सभी यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर हो जाते हैं। ये लोग जिस सीक्रेट जोन के अंदर एंटर हुए थे वो एक टाइम पे बैटल जोन हुआ करती थी, इसीलिए लड़ाई के निशान अभी भी यहाँ पे है। इसके बाद वो लोग यहाँ पे जियांग से पूछते हैं, जियान अगर तुम यहाँ के लीडर हो तो फिर हमें प्लान बताओ कि हम लोग क्या करेंगे। जियांग आगे से कहता है कौन सा प्लान भाई। वाइफेंग उससे कहता है लीडर हो भाई, 8 टीम एंटर कर चुकी है और वो यहाँ पे अपने अपने हिसाब से प्लान
शुरू कर देंगे एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए। अगर हम लोग पहले हमला नहीं करेंगे तो फिर कोई भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। मोहन क्यों चिल्ला रही थी कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, लेकिन जियांग उसे चुप करा देता है क्योंकि प्लान जरूरी है। टीम लीडर होने के नाते जियांग के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी है कि उसे टीम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जियांग अपने पास से यहाँ पे बारबेक्यू का माल बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि पहले खा पी लें जिसके बाद प्लान बना लेंगे। जिसपे इन तीनों को समझ में आ जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है किसी को लीडर बना के। कहते कि मुहान की भी आगे से कहती है कि आप हमेशा सही होते हैं लेकिन यहाँ पे गलत हैं आप। फिर टांगन भी अपने मन के अंदर यही सोचती है कि भले ही जियांग कई सारी चीजों में अच्छा हो, लेकिन जब लीडर की बात आती है तो वो हक देता है। तो फिर सभी लोग भी यहाँ पे जियांग से यही कहते हैं कि तुम्हें रूल्स के बारे में नहीं पता है क्या? अगर हम एक जगह पर बैठे रहेंगे तो फिर लाइटनिंग हमारे ऊपर गिर सकती है। जियांग अभी भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि उसे पता है, लेकिन अगर वो लोग छोटा मोटा भाभी को कर लेंगे और खा पी लेंगे तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। ताकत होगी तभी तो वो लोग फाइट करेंगे। हम लोग वो सुवांग को देखते हैं जिसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो जियांग को यहाँ पे जीनियस समझ लेता है, जिसके बाद वो जियांग की मदद करने लगता है, ये कहते हुए कि मैं तैयारी कराता हूँ। इसके बाद सभी लोग इन दोनों को ही यहाँ पे बेवकूफ समझने लगते हैं। वो आगे से कहते हैं इनमें से कोई भी लीडर बनने के लायक नहीं है। इसके बाद सभी लोग भी यहाँ पे पार्टी के लिए हाँ कह देते हैं और सारे काम में जुट जाते हैं, पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। और मैं तुम्हें बता दूं जियांग के पास कोई प्लान नहीं है। जियांग यहाँ पे दो रीजन की वजह से बारबेक्यू कर रहा है। पहली बात भूख लगी है भाई, रिप्रोडक्शन के बाद में उसकी भी एनर्जी खत्म होती है तो उसे खाना चाहिए। और दूसरा वो यहाँ पे वेट कर रहा है लाइटनिंग के आने का, ताकि वो अपने थंडर मास्टर टैलेंट की मदद से उसे एब्जॉर्ब कर सके, जिसका वो इस्तेमाल अपने एडवांटेज में कर सकते हैं। उसी टाइम में मुहान क्यों यहाँ पे जियांग के पास आती है और उसे कहती है उसे सब कुछ समझ में आ गया। जियांग उसे पूछता है क्या समझ में आ गया भाई, मुझे भी समझा तो वो आगे से कहती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, उसने बस इसलिए ऐसा कहा ताकि उसे कोई बेवकूफ ना समझे। जियांग अपने मन के अंदर कहता है सूर्यवंशम वाली मीठी खीर बची है क्या, खिला दो मुझे। हम लोग वो सुवांग को देखते हैं और इसे अभी भी यही लग रहा था कि जियांग ने यहाँ पे कोई एकदम पावरफुल स्ट्रेटेजी बनाई है जिसको वो समझ नहीं पा रहा है। और वो जियांग की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कंपटीशन के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करेगा, तू साले टीम लीडर बनना डिजर्व करता है। दरअसल वो सुवांग को ऐसा लगता है कि जियांग यहाँ पे चारा बन के दिखा रहा है और जब वो लोग यहाँ पे शिकार पकड़ने के लिए आएंगे तो जियांग शिकार से शिकारी में बदल जाएगा। और जियांग को यहाँ पे इसी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है कि उसे कई सारे ग्रुप से चारों तरफ से घेर सकते हैं, उसे डर का डर भी नहीं लगता। वही जियांग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा सिर्फ चिल कर रहा है यहाँ पे। और ये वो सुवांग से कहता है कि तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो भाई? तो फिर वो सुवांग उसे कहता है कि तुम और मैं बिल्कुल बराबर नहीं है, तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो। वही हम लोग बड़ों को देखते हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, वो मन के अंदर सोचते हैं कि ये मेरी नाक डुबा देंगे। डुबा गया, डुबा ही दी है, बस अब कटना बाकी है। साला मैंने इन्हें यहाँ पे लड़ने के लिए भेजा, ये वहाँ पे पिकनिक मना रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पता नहीं अब मेरी ये बेइज्जती कैसे लेंगे, ये मेरी कैसे कह के लेंगे। जिसपे यहाँ पे जो जैन का अंकल था वो पहले ही शुरुआत कर देता है, ये कहते हुए बड़ो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं, तुम जैसे डिसेबल चूज करते हो मुझे नहीं लगता कि वो साले सही सलामत भी हैं। इतने आराम से वो वहाँ पे बैठा हुआ है, मुझे लगता है बहुत जल्द ही लाइटनिंग आएगी और उन्हें वहाँ से खदेड़ देगी। और फिर दूसरी तरफ जैन ने यहाँ पे कई सारी टीम को पहले ही एकदम खत्म कर दिया है। वो जैसे ही मैदान में उतरा तैसे ही कत्लेआम शुरू कर दिया उसने। वो भले ही यहाँ पे क्रूवल है, ब्रेव है और काफी ज्यादा खतरनाक डिसीजन लेता है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से काफी लोग उसे एडमायर भी करते हैं। अब तक 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पे जैन ने हासिल किया आज तक किसी डिसेंडेंट ने ये हासिल नहीं कर पाया। और वो यहाँ पे जियांग की टीम की बेइज्जती करते हुए कहता है कि कुछ तो इतने ज्यादा घबरा गए हैं कि वो चुपचाप बैठे हुए ही हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इस पे बड़ों पे उसे करारा जवाब देते हुए कहते हैं कि भले ही वो कमजोर है या फिर डरपोक है, लेकिन कम से कम गुफा के अंदर धुप के तो नहीं बैठते हैं कि साला दिन भर वहीं कल्टीवेट ही करते रहे। इस पे जुआन युवे के फादर आगे से एकदम सादे समझौता करते हुए कहते हैं कि चुप रहो यार, तुम लोग ये तो देखो कि यहाँ पे किन लो, वो जियांग, किंगलैंड और टियानफो चारों ने यहाँ पे एक फोर्स को ज्वाइन किया है सिर्फ कैपिटल को हराने के लिए। इस पे बुढ़ो आगे से कहते हैं कि यहाँ पे जियांग ने जो टीम भेजी है वो कमजोर नहीं है, शायद से वो यहाँ पे इस बार कैपिटल को भी मुंह की धूल चटा सकती है, बेसिकली जैन की टीम को। हालांकि जैन के जो अंकल थे उन्हें घंटा यकीन नहीं था, वो आगे से कहते हैं तब का तब देखा जाएगा। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चारों वार जोन्स ने यहाँ पे जो अलायंस बिठाई थी वो सभी यहाँ पे जियांग की टीम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उनके ऊपर एम्बुश करने के लिए। तो फिर ये लोगों ने सीरियस नहीं ले रही, आगे से कहते हैं कि ये कर क्या लेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि इन लोगों को लोकेशन बताता है जहाँ पे जियांग के लोग बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तो फिर इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये साले पार्टी कर रहे हैं या फिर इन लोगों ने कोई जाल वाल बिछा के रखा है ताकि हम लोग उसमें फंसे तो ये हमें तुरंत मार दे। बेसिकली सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस थी कि किसी को भी यकीन नहीं था कि यहाँ पे कोई इतना भी केयर फ्री हो सकता है कि आराम से बारबेक्यू पार्टी चल रही है। इन्हें ये लग रहा था कि ये ट्रैप है बस। हम लोग इस टीम के अलायंस लीडर लूसन को देखते हैं जो कि टियानफो जोन से है और वो उन लोगों से कहता है क्या फर्क पड़ता है, अगर वो लोग खुद को डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कुछ भी करे, इसे हमारे कोई लेना देना नहीं है और हमारे प्लान में कोई भी चीज नहीं आएगी।
ये मत बोलना कि हमारे कुछ पार्टनर्स अभी भी पीछे बचे हुए हैं, इसलिए हम ये बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। ये बैटल इतनी जल्दी खत्म होगा कि उन्होंने पता भी नहीं चला होगा। हम यहाँ पे 20 इलाइट सोल्जर्स को 3 ग्रुप के अंदर बांटने वाले हैं। मेरा ग्रुप यहाँ पे वुसांग को रोकेगा, वो किंग का ग्रुप यहाँ पे जियांग चेन को रोकेगा, जो कि किंग वॉर जोन की फर्स्ट जीनियस है। खैर वो आगे से कहती है कि जियांग के पास भले यहाँ पे कैलेमिटी कंट्रोल करने की एबिलिटी है, लेकिन वो उनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकता है। अगर हम उसे यहाँ पे वेपन निकालने का मौका ना दे तो फिर हम उसे आसानी के साथ निपटा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरे ग्रुप की बात आती है, जिसकी लीडर यहाँ पे ली सुवांग थी, और ये वो जियांग वॉर जोन से है, जो कि यहाँ पे बचे हुए बाकी मेंबर्स को रोकने की कोशिश करेगी ताकि वो ज्यादा उछल कूद ना करे। जिसपे ली सुवांग आगे से कहती है कि मैं उन्हें अपने पानी के साथ पूरी तरीके से वेरीफाई कर दूंगी। इसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट मेंबर दिखाया जाता है, जिसका नाम यहाँ पे ली हैंग था, जो कि किंग लैंड वॉर जोन से है। अब इसके पास यहाँ पे स्पेस एबिलिटी है, तो फिर ये इन्हें यहाँ पे स्पेस की मदद से सपोर्ट करेगा। इसके बाद ये लोग अपने प्लान में लग जाते हैं। वे लोग बुढ़ाओ को देखते हैं, जो कि जियांग से कहते हैं कुछ कर भाई कुछ कर, एनिमी पहले ही शुरुआत कर चुके हैं, तुझे पता नहीं चला अभी तक कि वो तेरे कितना करीब आ चुके हैं। और फिर बुढ़ाओ अपने मन के अंदर सोचते हैं भले यहाँ पे जियांग को पता ना चले, लेकिन यहाँ पे वो स्वांग को तो पता चलना चाहिए ना। लेकिन तुम भाई आराम से बैठ के वहाँ पे फूल क्यों रहे हो भाई, क्या मरने का इंतजार कर रहे हो। फिर जो इनकी अलायंस थी यानी अलायंस वाले वॉर जोन थे, वो आगे से आपस में बात करने लगते हैं कि देखा तुम लोग ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये बस खा रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं पता चले इनके ऊपर अटैक होने वाला है। इसकी वजह से लोग जियांग और बाकी लोगों के इतने ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं कि बस निकल के अटैक ही कर सकते हैं। और फिर वो सुवांग जियांग की तरफ देखते हुए सोचता है कि लाइटनिंग से पहले यहाँ पे एनिमी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जियांग ने कुछ भी नहीं किया। और वो सुवांग को ऐसा भी लगने लगता है कि शायद से जियांग को पता ही नहीं चला कि एनिमी कितने करीब आ गए हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि ये नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो लोग जैसे ही स्पेस से निकल के यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला करने वाले तो फिर जियांग आगे से एक मीट का टुकड़ा उसी स्पेस की तरफ दे मारता है जहाँ से वो निकलने वाला था। इस पे उन सभी लोगों की फटके चार हो जाती है। वो आगे से कहते हैं कहीं से पता तो नहीं चल गया कि हम लोग यहीं पे हैं, और ये सभी एकदम पसीना पसीना हो गए थे चिंता के मारे। हालांकि जियांग को कुछ भी नहीं पता, उसे अपने मीट से मतलब है, बस वो कह रहा है कि मीट ये कच्चा क्यों है, इसे पका के लाओ। इसके बाद वो सुवांग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो जियांग की तारीफ करता है कि तुम्हें इनके बारे में पता था, तुम एकदम बाहुबली हो। इसके बाद वो उसके इल्यूजन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि ये छोटा मोटा वाइड ट्रिपल रिस्ट्रिक्शन मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। इसके बाद वो इल्यूजन को तोड़ के वहाँ पे उन सभी लोगों की करामात बाहर दिखा देता है, ये कहते हुए कि आया मजा। तो वो लोग आगे से कहते हैं कि जब तुम्हें पहले ही से ही पता था कि हम लोग आने वाले हैं तो फिर मैं इतना ज्यादा बेइज्जत क्यों किया। इस पे वो सुवांग आगे से कहता है बकवास बंद करो भाई, अपने डायलॉग बोलो। जिस पे ये लोग आगे से कहते हैं अगर हम लोग रिट्रीट करेंगे तो फिर हम लोग मारे जाएंगे, हमें आज इन लोगों को यहीं पे मारना ही पड़ेगा, चाहे हम लोग खुद को क्यों ना डिस्ट्रॉय कर ले। और फिर उन सभी लोगों को लग रहा था कि जियांग ने यहाँ पे इनके बारे में पता लगाया है, बल्कि वो तो भाई मीट खाने में बिजी था। और उन सभी लोग जियांग से पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया, तो जियांग आगे से कहता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये सब कुछ इत्तेफाक से हो रहा है और इत्तेफाक मेरी झोली में ही आके गिर रहा है। इसके बाद वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे लिविंग और वैंगजी को प्रोटेक्ट करो और उन्हें छोड़ना नहीं। जिसके बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और लोग वो सुवांग को देखते हैं जो कि अकेले है। भाई इन लोगों को पीले धड़े था, वो भाई खटाखट इन लोगों को मारे दे रहा है, मसले दे रहा है। इन लोगों का जो लीडर था वो आगे से अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे मुड़ के यहाँ पे लैंग से कहता है खड़े क्या हो भाई, ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसके ऊपर इल्यूजन का इस्तेमाल करो और बाकी टीममेट्स को यहाँ पे बुलाओ। इसके बाद वो यहाँ पे ली सुवांग टीम 3 को बुलाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जियांग उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये कहते हुए उन्हें क्यों बुला रहे हो, मेरे साथ खेलो ना। लेकिन लैंग जल्दी से अपने वर्ड स्पेस के अंदर दोबारा घुस जाता है और अटैक को डॉज कर लेता है। वही पे लैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं तो बस यहीं पे ही छुपा रह सकता हूँ, लेकिन किंगनिंग ने यहाँ पे अभी तक जियांग के ऊपर हमला क्यों नहीं किया, उसे रोका क्यों नहीं। तो फिर हम लोग किंग वाली साइड को देखते हैं, तो फिर उसके ऊपर टैंगिन ने हमला कर दिया था, तो वो वहीं पे ही फंस गई थी, वो जियांग के ऊपर हमला ही नहीं कर पा रही थी। वहीं पे टैंगिन उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हम दोनों ही असैसिन हैं और तुम नंबर 1 पे हो और मैं नंबर 2 पे, चलो आज पता लगा ही लेते हैं कि कौन नंबर 1 है और कौन नंबर 2। वहीं पे हम लोग ली सुवांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे बाइफेंग के साथ भिड़ रही थी। बाइफेंग उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अगर तुम्हें मेरे टीममेट्स को भिड़ना है तो फिर पहले मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। ली सुवांग आगे से कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो करूंगी ही। वहीं पे हम इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पे अटैक को ब्लॉक कर रहे थे और इसने ये आदि बाबा वाले कपड़े कहा पहने हैं। खैर ये जो भी हो, ये यहाँ पे इनकी मदद कर रहे थे और ये भी अटैक को ब्लॉक कर रहे थे। इसके बाद हम लोग लू को देखते हैं जो कि इंटरनल अर्थ शील्ड का इस्तेमाल करती है और वह लोगों को प्रोटेक्ट करती है। वहीं पे बाइलिंग आगे से अपने एरो की मदद से उन लोगों को शूट कर रही थी। वहीं पे वैंगजी और मुहान क्यू भी आगे से मदद करते हैं और वो भी अपना अपना काम पूरी तरीके से कर रहे थे, एक एक करके उन सभी के एलाइड मेंबर्स को डिफीट करते जा रहे थे। वहीं पे हम लोग लैंग को देखते हैं जो कि अपने मन के अंदर सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर पूरी टीम यहाँ पे वाइप आउट हो जाएगी। वहीं पे जब वो झांक के देखता है तो जियांग उसके ऊपर अटैक करता है, ये कहते हुए छुप काहे रहे हो बे, बाहर आओ यार खेलते हैं ना। और लैंग अपने मन के अंदर सोचता है ये बड़वा हटे तो फिर मैं बाहर जाऊं, बाकी टीममेट्स को निकालूं यार, इन लोगों ने ही मेरा जीरा हराम करके रखा है, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। मैं जानता हूँ कि फाइट के बीच में वीडियो एंड कर रहा हूँ और आदत नहीं है हमारी ये काम करने की, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से जीपी ऑर्डर किया था लेकिन वो आया तो सही बट फेक था, तो मुझे वापस करना पड़ा। अब पैसों का इंतजार है कि कब वो रिफंड कर दे साले। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। और हाँ, दोबारा फाइट में छोड़ने के लिए सॉरी।